गुड आफ्टरनून एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा था कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स पैरेलल है, पैरेलल को कोलिनियर भी कहते हैं। तो अगर हमारे पास एक्सक्यूज मी दो वेक्टर्स पैरेलल है तो एक वेक्टर को आप लैम्डा टाइम्स या स्केलर टाइम्स अदर वेक्टर लिख सकते हो। ठीक है, वन वेक्टर कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स दी अदर। ठीक है, और अगर अगर कोई एक वेक्टर स्केलर टाइम्स स्केलर टाइम्स दी अदर वेक्टर है, उसके बावजूद भी ये स्केलर मल्टीपल, एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल होने के बावजूद भी इट इज नॉट पैरेलल। बावजूद भी अगर ये पैरेलल नहीं है तो इसका मतलब स्केलर जो है उसी में कुछ गड़बड़ है, वो नॉट डिफाइंड रहा होगा। बस सिंपल सी बात है। ठीक है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से आप वो वाले क्वेश्चंस भी कर सकते हैं जो अपन ने कल किए होंगे। काम की बात स्टार्ट करते हैं। आ जाइए वेक्टर एडिशन पे। वेक्टर एडिशन ऐसा टॉपिक है जो कि मैं आराम से स्किप कर सकता हूँ वेरी कंफर्टेबली, बट मैं नहीं करूंगा बिकॉज वेक्टर एडिशन अपन ने फिजिक्स में जरूर पढ़ा है, बस मैथ्स में पढ़ते समय अपने को अच्छा खासा रिवीजन मिल जाता है। ठीक है, तो वेक्टर एडिशन जो है जैसा कि आपने पढ़ा होगा दो तरीके का होता है। एक होता है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और एक होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है क्या? हाँ। तो इसमें ऐसी छोटी छोटी बात है जो आपको आराम से मैं आपको बेसिक क्वेश्चन देके फंसा सकता हूँ, आपके -1 करा सकता हूँ अगर आपको इसके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते तो। ठीक है, एंड में अपन देखेंगे ऐसा कोई आसान सा बोर्ड लेवल का क्वेश्चन जिसमें हम नॉर्मली गलतियां कर सकते हैं। अच्छा, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में देखिए क्या होता है कि अगर हमारे पास, पहली बात तो कल अपन ने क्या सीखा था, हर वेक्टर के अंदर तीन कंपोनेंट होते हैं। राम श्याम घनश्याम, मजाक कर रहा हूँ, आई कैप जे कैप के कैप। आई कैप का कंपोनेंट होगा, जे कैप का कंपोनेंट होगा, के कैप का कंपोनेंट होगा। मतलब हर वेक्टर के अंदर क्या छुपा होंगे, तीन कंपोनेंट छुपे होंगे। ये आपको अपनी खोपड़ी में घुसा लेना है। दूसरी बात कि जब भी वेक्टर में तीन कंपोनेंट छुपे होते हैं तो अगर हम उनको ऐड करते हैं तो कैसे करते हैं, है ना, सब्ट्रैक्ट करते हैं कैसे करते हैं, बस इतना आना चाहिए आपको। प्रोडक्ट जो है वेक्टर का वो अपन बाद में देखेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट जो होता है वो दो तरह के होते हैं, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, वो हम बाद में देखेंगे। कमिंग बैक टू द ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, लेट अस से इफ यू हैव अ वेक्टर, मेरे पास अगर ये है वेक्टर ए, ठीक है क्या, और दूसरा वेक्टर है मेरे पास वेक्टर बी। दूर दूर है वेक्टर, पास नहीं है। ठीक है, तो अगर मेरे को इन दोनों वेक्टर को ऐड करना है तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है? ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन कहता है कि एक वेक्टर का जो हेड है और दूसरे वेक्टर का टेल है उसको आप मिला लो। ध्यान से सुनो, एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से आप मिला लीजिए, है ना। तो मैंने क्या करा, पहली बात तो मेरे को कल कल ही सिखाया गया था, कल ही आपको सिखाया गया था कि ट्रायंगल को पैरेलली आप मूव कर सकते हो, यू कैन मूव दिस वेक्टर पैरेलली दिस वे, है ना। तो हम क्या करेंगे, इस वेक्टर को उठा के इसका टेल जो है पहले वाले वेक्टर के हेड पे ऐसे मिला लेंगे। ठीक है क्या? अच्छा, ठीक है ना। तो एक का हेड और एक का टेल हमने इस तरह से ज्वाइन कर दिया। अब ऐसा अगर अपन ने ज्वाइन कर दिया है तो उसके बाद ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ये कहता है कि आपका जो सोर्स पॉइंट रहा होगा और जो फाइनल पॉइंट रहा होगा उनको आप इस तरह से ज्वाइन कर दो कि सोर्स पॉइंट जो है और फाइनल पॉइंट जो है, सोर्स पॉइंट में देखो यहाँ पर सोर्स पॉइंट कहाँ से चालू हो रहा था, टेल से। कोई भी वेक्टर, ये ब्लैक वाला वेक्टर हो या कोई भी हो, उसका टेल से चालू हो रहा है। और जो फाइनल पॉइंट है वो कहाँ पर खत्म हो रहा है, ग्रीन वाले वेक्टर के हेड पे। तो अकॉर्डिंगली उसको आप ड्रॉ करें, टेल वाले पे टेल और हेड वाले पे हेड। ऐसा कर देने से आपके पास जो लाल रंग का वेक्टर आता है वो दोनों वेक्टर्स का सम हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो लाल कलर का वेक्टर आया इसको अपन अगर सी वेक्टर कहते हैं तो दिस सी वेक्टर इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये बात हमको बहुत अच्छे से पहले से पता है, बहुत अच्छे से पता है और पहले से पता है। ठीक है, अच्छा, अच्छी बात है। अच्छा, ठीक है, यहाँ तक मैंने कुछ कुछ लिख कर रखा है आपके सामने। अब अगर मैं अब अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि ये जो वेक्टर सी मैंने निकाला ये रिजल्टेंट है ना, अच्छी बात है, ये रिजल्टेंट वेक्टर है। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस रिजल्टेंट वेक्टर? इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? आपको फॉर्मूला अच्छे से याद होगा, मेरे को भरोसा है, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहूंगा, कोई भी बच्चा जो एक सांस में मुझे बता दे, व्हाट इज द रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। गुड, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। चलो अद्वैत आप बताइए मुझे कि जो कॉस थीटा आपने बोला है इसमें थीटा क्या होता है?
ए और बी के बीच का एंगल। तो क्या ये वाला एंगल होगा वो? नहीं, वो इस तरफ वाला, टेल से टेल मिलना है बस। एग्जैक्टली, टेल से टेल मिलना चाहिए। तो बेसिकली अगर ये ब्लैक वाला जो वेक्टर है इसको अपन आगे ले जाते, बाय चांस अगर अपन इसको अपने इमेजिनेशन में आगे ले जाएंगे तो वो कुछ ऐसा आगे जाएगा, है ना, इमेजिनेशन में। हालांकि मैं उसको रियलिटी में आगे नहीं ले जाऊंगा, मैं इमेजिनेशन में अगर आगे ले जाऊंगा तो मेरे को यहाँ पर वो पाया जाएगा, यहाँ पर मिलेगा, और ये वाला एंगल जो रहेगा ना इसको अपन एंगल बिटवीन द वेक्टर्स कहते हैं। तो आप कुछ नहीं करो, आप इसको डॉटेड यहाँ पे एक लाइन बना दो ताकि आपको एक हल्का सा रेफरेंस मिल जाए, और ये वाला जो एंगल होता है ये थीटा होता है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम वाले कई बार आपको वन मार्कर्स में फंसा देते हैं, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स दे देंगे, कुछ भी दे देंगे, और आपको बोलेंगे कि फाइंड द रिजल्टेंट, बच्चे ये वाला थीटा लेके गड़बड़ कर देते हैं। आप लोग ऐसा मत करना, ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं इस वेक्टर का नाम ए बी दे देता हूँ और इसका बी सी बोल देता हूँ, तो अपन अब लिखते फटाफट। पहले तो वेक्टर ए जो है उसको अगर अपन वेक्टर बी के साथ ऐड करते हैं तो आपको वेक्टर सी मिल रहा है ट्रायंगल ऑफ एडिशन से, और ये वेक्टर ए को अपन अल्फाबेटिकली ऐसे लिख सकते हैं, ए से चालू हो रहा है, अरे ए से चालू हो रहा है बी पे खत्म, तो ए बी पे एरो। ठीक है, ये बी बी से चालू हो रहा है सी पे खत्म, मतलब बी पे, बी पहले सी बाद में, और एरो लगाना है। और सी वेक्टर देखिए, सी वेक्टर कहाँ से चालू हो रहा है, वेक्टर सॉरी ए और सी से चालू हो रहा है ना, अरे ध्यान से देखो, लाल वाला जो वेक्टर है उसका टेल है ए पे और हेड है सी पे, तो ए से लेकर सी आ जाएगा आपके पास। ठीक है क्या, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लिख डालिए इसको। अच्छा, एक और चीज देखेंगे अपन। इसी का एक सब पार्ट या इसका ही एक स्पेशल केस आता है जिसको हम कहते हैं पॉलीगन लॉ। ठीक है, यस टेल मी, कोई कुछ कहना चाहता है तो। आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि ये ट्रायंगल में होता क्या है। देखो यहाँ से चालू हुए ओपन, ए तक पहुंचे, फिर यहाँ से दोबारा चालू हुए बी तक पहुंचे, मतलब वेक्टर बी पे खत्म हुए, फिर आपको अंत में ये वाला जो वेक्टर मिलता था, ये रिजल्टेंट वेक्टर मिलता था, सही है ना, यही अपन ने सीखा है अभी तक। अच्छा, पॉलीगन लॉ क्या कहता है, इसी का स्पेशल केस है कि अगर हम लोगों ने लूप चालू करा है यहाँ से, और दूसरा वेक्टर जो हमने बनाया है वो ये है, तो आप अगर तीसरा रिजल्टेंट बनाना चाहते हैं तो आप टेल से हेड तक उसी सीक्वेंस में टेल और हेड बनाएंगे। लेकिन अगर आपने बाय चांस उल्टा बना दिया, बाय चांस आपने अगर इनको उल्टा बना दिया इस तरीके से, तो क्या होगा, ये वेक्टर्स, अच्छा, बाय चांस अगर आपने इनको उल्टा बना दिया तो इन तीनों वेक्टर्स का, अगर मैं इसको वेक्टर ए बोलता हूँ, इसको वेक्टर बी बोलता हूँ और इसको वेक्टर सी बोलता हूँ, तो इन तीनों का रिजल्टेंट जो होगा, सॉरी इन तीनों का एडिशन जो होगा ना, पहली बात तो आप ये समझिए कि एक क्लोज्ड लूप बन रहा है। क्लोज्ड लूप मतलब जहां से चालू हुआ वहीं पे खत्म हो गया, मतलब ये यहाँ से चालू हुआ था और ये यहीं पर फिर से खत्म हो गया। तो अगर क्लोज्ड लूप बनता है एक वेक्टर से या एक से ज्यादा वेक्टर से, सुन नहीं रहे हो आप लोग, ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनो, बहुत जरूरी बात बता रहा हूँ मैं आपको। तीन वेक्टर का क्लोज्ड लूप बनता है या तीन से ज्यादा वेक्टर्स का क्लोज्ड लूप बनता है, अगर क्लोज्ड लूप बनता है तो उन सारे वेक्टर्स का सम हमेशा जीरो आएगा। प्रूफ कर दूंगा मैं, चिंता मत करो। यहाँ पर अगर चार वेक्टर भी होते ना, और अगर क्लोज्ड लूप बन रहा होगा होता, मतलब जहां से चालू हुए हम और वहीं पर खत्म हो गए, ठीक है, स्टार्टिंग का जो टेल है और एंड का जो हेड है वो अगर मिल जा रहा है, तो सारे वेक्टर्स का सम जीरो होता है। इसको अपन पॉलीगन लॉ कहते हैं, मैंने नाम अभी लिखवाया नहीं आपको, ठीक है। आई विल प्रूव इट वेरी इजीली। स्पेशल केस जो होता है दैट इज पॉलीगन लॉ। ठीक है, अच्छा, चलिए इसका छोटा सा मैं आपको प्रूफ बता देता हूँ। इसका प्रूफ ये है, अच्छा बताइए मुझे कि अगर ये लाल वाले वेक्टर को मैंने ठीक उल्टा कर दिया, मैंने इसका जो हेड है यहाँ पे है ना, मैंने उसको उल्टा कर दिया, तो पहले वो सी वेक्टर था, अगर मैंने इसको उल्टा करा तो ट्रायंगल लॉ एकदम अच्छे से बन जाएगा। उल्टा करने पे ट्रायंगल लॉ बन जाता है ना। तो ये रहे मेरे पास दो वेक्टर्स, अगर मैंने लाल वेक्टर को यहां से उल्टा कर दिया तो पहले वो क्या था बेटा, सी वेक्टर, उल्टा कर देने पे माइनस सी हो जाएगा, तो ये वेक्टर अब माइनस सी हो गया, ये माइनस सी वेक्टर हो गया। और जो ग्रीन वाला वेक्टर है वो क्या हो गया, ये हो गया वेक्टर बी और ये हो गया वेक्टर ए। ठीक है,
तो क्या आप मेरे को ये बता सकते हो कि ट्रायंगल लॉ, क्या ये ट्रायंगल लॉ को फुलफिल कर रहा है? यस, व्हाई नॉट, मतलब इसका और इसका सम ये है। आई डोंट केयर यहाँ पे माइनस साइन लगाया प्लस साइन लगाया, लेकिन इन दोनों का सम ये कहलाएगा। कहने का मतलब अगर अपन सिंपल सी भाषा में लिखे तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी शुड बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेक्टर सी, शुड बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेक्टर सी। और अगर नेगेटिव ऑफ वेक्टर सी को मैं एलएचएस में बुला लेता हूं तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ये आपके पास जीरो आ जाएगा। कहने का मतलब आपको समझ में आ रहा है क्या? सुनो मेरी बात, कहने का मतलब ये है कि वेक्टर ए का सीधा वाला वर्जन, वेक्टर बी का सीधा वाला वर्जन और वेक्टर सी का सीधा वाला वर्जन। बेटा ये तो माइनस सी, तो वेक्टर सी को अपन ने उल्टा किया था, है ना? इसका सीधा वाला वर्जन क्या रहा होगा? प्लस सी, मतलब ये वाला जो फोटो है वो रहा होगा। तो सभी का सीधा वाला वर्जन अगर अपन ऐड कर रहे हैं तो आपके पास आंसर जीरो आ रहा है। मतलब जब ए बी और सी तीनों को मैं क्लोज्ड लूप में ऐड कर रहा हूँ, क्लोज्ड लूप में अगर ऐड कर रहा हूँ तो आपके पास आंसर जीरो ही आएगा। ठीक है, इसको आप कितने भी पॉलीगन्स की साइड हो जाए हम हमेशा इसको प्रूव कर सकते हैं। लिखो यहां तक पहले। क्या किया मैंने? सिंपल ट्रायंगल लॉ लगाया है, ट्रायंगल लॉ लिख डाला और उससे मेरे को पता चला कि a प्लस बी प्लस सी जीरो है। मतलब a का सीधा, b का सीधा और c का सीधा वाला वर्जन अगर ऐड कर दिया जाए तो वो जीरो। एक्चुअल में उनका सीधा वाला वर्जन यही वाला फिगर में है, सभी का सीधा वाला वर्जन इस फिगर में है, a का भी, b का भी और c का भी। मतलब वो सीधे वाले वर्जन क्लोज लूप बना रहे और उनका सम जीरो आ रहा है। तो आपको कभी भी क्लोज लूप मिल जाए, दिस इज वैलिड फॉर एनी क्लोज्ड पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल पॉलीगन। लिखिए यहाँ पे, वैलिड फॉर एनी एन साइडेड पॉलीगन। ठीक है, एनी एन साइडेड क्लोज्ड पॉलीगन लिख दो। क्लोज्ड ही होता है वैसे तो, लिखने की जरूरत नहीं, हटाओ। ठीक है क्या? कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? ओके, लिखो यहाँ तक। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बोर्ड एग्जाम लेवल का क्वेश्चन है। एक्चुअल में एक क्वेश्चन जो है, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एनसीईआरटी। ठीक है, बट आई लाइक दिस क्वेश्चन वेरी मच। तो इन ट्रायंगल एबीसी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? विच ऑफ द फॉलोइंग इज, सॉरी ट्रू नहीं बोला है हमें, इज नॉट ट्रू बोला है। ठीक है, तो फिगर मैंने बनाया आपके सामने, ये फिगर बनाया। ठीक है, ए बी सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमें दिया हुआ है कुछ इस तरह से, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू जीरो। ए बी प्लस बी सी माइनस, चारों ऑप्शन लिख लीजिए, फिर चारों को एक एक करके चेक करना रहेगा। ठीक है, पहले लिख लो मेरे साथ साथ, ए बी प्लस बी सी माइनस सी ए इक्वल्स जीरो, एंड डी ऑप्शन इज ए बी माइनस सी बी प्लस सी ए इक्वल्स जीरो। इट्स एक्चुअली एनसीईआरटी क्वेश्चन, ताकि आपके दिमाग में बेकार का हाइप ना बने कि क्या दे दिया सर ने। ठीक है, इसमें से क्या गलत नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। बेसिकली विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स पूछा है, तो चारों में से कौन सा गलत है आपको बताना है। समय लीजिए थोड़ा सा। सबसे पहले अगर आप मेरी एडवाइस लो तो ऑलवेज कंप्लीट द ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ आपको जो आइडिया देता है उसको आप एज इट इज लिखिए। कैसे लिखिए देखो इधर, हाँ, ट्रायंगल लॉ को ऐसे लिखा करो, ऐसे, ये हमेशा ऐसे लिख लिया करो। फिर उसके बाद आपको जो करना है क्वेश्चन में, ऑप्शन में, सब कुछ समझ में आता चला जाएगा। ठीक है विवेक, सही आंसर है आपका। आई बी वेटिंग फॉर मोर आंसर्स। हमेशा ट्रायंगल लॉ लिख दिया करो सबसे पहले। अद्वैत आपका आंसर भी सही है, बहुत इजी क्वेश्चन। आई एम नॉट सेइंग कि ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट इसमें अच्छा अच्छा बच्चा गलती कर सकता है। देखा, आया ना गलत आंसर? नहीं, ठीक है, आर्य आपका आंसर भी सही है।
एक गलत आंसर है, लेकिन मैं नाम नहीं लूंगा, सुधार लीजिए अपने आप को। हाँ अभी सही है। देखिए सबसे पहले तो क्या करना है, ये वाला जो वेक्टर है अपने पास ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर जो है उसको मैंने लिखा। देखो सुनो एक बार प्लीज आगे देखो। आपने ये सारी चीजें अगर स्टार्टिंग से सीख ली मेरे से, अगर स्टार्टिंग से सीख ली ना, तो कभी भी दिक्कत नहीं जाएगी। ये वेक्टर जो है ए बी कहाँ से चालू हो रहा है, ए से चालू हो रहा है, बी पे खत्म हो रहा है, इसलिए ए को पहले लिखो, बी को बाद में। ये बी से चालू हो रहा है, सी पे खत्म हो रहा है, इसलिए आप बी को पहले लिखो और सी को बाद में। ठीक है। और ट्रायंगल लॉ क्या कहता है कि इसका और इसका एडिशन जो होगा वो इसके बराबर होगा। अच्छा ठीक है। ये वाला वेक्टर, क्या इसको मैंने ट्रायंगल लॉ के हिसाब से सही तरह से अलाइन कर रखा है? क्या इसका अलाइनमेंट सही है? यस। इसका टेल जहां होना चाहिए तो वहीं पर है, हेड जहां होना चाहिए तो वहीं पर है। तो अलाइनमेंट तो सही है, मतलब दिस मस्ट बी इक्वल टू, अलाइनमेंट वाले वेक्टर के हिसाब से इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम ए एंड एंडिंग एट सी, तो ये ए सी वेक्टर हो जाएगा। आ रही है कि बात समझ में? ओके नाइस। तो अब देखो इस क्वेश्चन में आरएचएस में जीरो है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आरएचएस में जीरो बनाने के लिए इस एसी को एलएचएस में ले जाना चाहूंगा। तो एसी को अगर एलएचएस में ले जाना चाहेंगे तो ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी इक्वल्स टू जीरो, ये आएगा। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। आप देखो चारों ऑप्शन में ये कहाँ पर लिखा हुआ है, ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी बी में लिखा हुआ है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए मैं आपको, अरे मेरे को तो फॉल्स बताना है, मुझे तो बेसिकली फॉल्स बताना है कि कौन सा ऑप्शन फॉल्स है, तो बी तो करेक्ट है। दूसरी बात, अगर मैं अगर मैं इस एसी को उल्टा लिख दूं, अगर मैं बेसिकली यहाँ पर एसी वेक्टर को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ सी ए वेक्टर। अरे यार एसी को सी ए लिख दिया तो बेसिकली एसी इज माइनस ऑफ सी ए, डायरेक्शन उसका उल्टा हो गया ना। ठीक है एकदम, ये सब फिजिक्स में भी पढ़ा है अपन ने, कोई बड़ी बात नहीं है, बट फिर भी अपन करते। तो एसी की जगह अगर मैंने माइनस ऑफ माइनस सी ए लिख दिया होता, चेक कर लो, एसी की जगह मैंने क्या करा, माइनस सी ए लिख दिया, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए जीरो आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए भी सही है, ऑप्शन नंबर ए इज ऑल्सो करेक्ट। तो अब करेक्ट ऑप्शंस तो ए और बी है, इनकरेक्ट सी और डी में से कोई एक हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी में अगर आप देखोगे तो ये सी बी लिखा हुआ है, नेगेटिव ऑफ सी बी लिखा हुआ है। तो बेसिकली ये वाली जो चीज है ना, इसमें अपन बीसी को ऐसा लिख सकते हैं, ए बी, बीसी की जगह माइनस ऑफ सी बी लिख सकता हूँ, वाई नॉट, प्लस सी ए, दिस इज इक्वल टू जीरो। ए बी माइनस सी बी प्लस सी ए इक्वल्स टू जीरो, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। ये आपको समझ में आ रहा है क्या? तो ये ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट है। तो अपना इनकरेक्ट ऑप्शन जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, और जो कि दिख भी रहा है अपने को, ए बी प्लस बी सी माइनस सी ए तो कहीं से कहीं तक सही नहीं, ये माइनस था ना, यहाँ पे प्लस सी आएगा, यहाँ पे तो प्लस सी आएगा ना, देखो प्लस प्लस सी ए। ठीक है क्या? ओके नाइस। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया। सिंपल क्वेश्चन बट वेरी यूनिक एंड वेरी एलिगेंट। आपको ये क्वेश्चन हमेशा कहीं ना कहीं फंसा सकता है। इस टाइप का क्वेश्चन मैं पैरेललोग्राम में दे दूंगा, फिर से बच्चे फंस जाते हैं। ठीक है, लेकिन आप बेसिक से चलती चलिए, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। सेकंड पे आ जाते हैं अपन। मैंने आपको टाइप वन पढ़ाया था, टाइप वन मेथड वन, दैट इज ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। सेकंड मेथड इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लिखिए पैरालेलो, पैरा ले लो, क्या ले लो, पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, देखते हैं। देखिए एक वेक्टर हमारे पास ऐसा है और एक वेक्टर हमारे पास ऐसा है। तो हम लोगों ने सॉरी, हाँ, तो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। हम लोगों ने क्या सीखा है, वेक्टर को अगर ऐड करना है आपको, तो या तो उनका हेड टू टेल मिला दो, ट्रायंगल लॉ बनाना है अगर आपको तो हेड से टेल मिला दो। ठीक है, हेड टू टेल मिला दो। और पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है, टेल टू टेल मिलाइए। आप चिंता मत करो, पैरेललोग्राम लॉ कहता है कि आप क्या करो, सिंपली एक वेक्टर को पैरेलली मूव करो स्पेस में, कहीं पे मूव कर सकते, यू कैन पुट इट हियर, यू कैन पुट इट हियर, बट यू पुट इट इन सच अ मैनर दैट बोथ वेक्टर्स टेल इज जॉइंट। तो दोनों का टेल यहाँ पर अपन ने ज्वाइन कर दिया है ऐसे। ठीक है, एंड नाउ ट्राई टू कंप्लीट अ पैरेललोग्राम। अब आप एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करने का प्रयास करें।
देखो अगर दो साइड्स है अपने पास पैरेललोग्राम की, तो बची हुई दो साइड्स बना सकते हैं। ये ग्रीन वाले के पैरेलल एक साइड बनानी है जो कि सेम लेंथ का हो, तो आई कैन ड्रॉ इट। और ये ब्लैक वाले के पैरेलल भी एक साइड बनानी जो कि सेम लेंथ का हो, ऐसे। और ये ग्रीन के पैरेलल मैंने ऐसे बना दिया। आई होप कुछ खास दिक्कत नहीं जा रही होगी यहाँ तक आपको। ठीक है। अच्छा, क्विक क्वेश्चन। मेरे को आप बताइए विवेक, कि ये वेक्टर बी है हरा वाला, और ये वाला हरा वेक्टर को भी मैं वेक्टर बी बोल सकता हूँ क्या? यस और नो? हाँ ओके, क्यों ऐसा कर सकते हैं अपन? ये तो अलग अलग है, दूर दूर है। सर, वो पैरेलली मूव किया ना आपने उसको। हाँ बेसिकली ये पैरेलल है और सेम लेंथ के है। तो आप अगर एक को दूसरे पे ओवरलैप करेंगे सेम आएगा, यही तो मतलब होता है इक्वल वेक्टर्स का, है ना? और मैथ्स में तो सब वेक्टर फ्री वेक्टर होते हैं, तो यू कैन मूव इट। तो ये दोनों वेक्टर ही बी वेक्टर कहलाएंगे। आप ये मत सोचो कि एक वेक्टर इंडिया में एक वेक्टर पाकिस्तान में है तो दोनों को हम सेम कैसे कह सकते हैं। नहीं भाई, आप इसको पैरेलली मूव करके ओवरलैप करा सकते हो। ठीक है ना? अच्छा, यहाँ पर भी अपन इसको ए वेक्टर कह सकते हैं। खैर वो सब बातें तो मैंने ऐसी बता दी आपको। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर क्या कहता है कि जो टेल टू टेल ज्वाइन करने पर जो टेल से ओरिजिनेट होता हुआ डायगोनल आता है, वही डायगोनल रिजल्टेंट कहलाता है किसका? ए और बी का। ए और बी का। ठीक है। जब मैं क्लास 11वीं में था तो मेरे टीचर ने बहुत अच्छे तरीके से एक चीज़ समझाई थी कि आप ऐसा सोचा करो कि अगर आप यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो और यहाँ पर अगर आप 15 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, तो नेट फोर्स कहाँ पर लग रहा होगा? कहीं बीच में। किसकी तरफ लग रहा होगा? जो बड़ा होगा। जो बड़ा फोर्स होगा उसकी तरफ ज़्यादा फोर्स लग रहा होगा। तो हमको यही चीज़ सिखाया जाता है ना। तो जो बड़ा होगा उसकी तरफ रिजल्टेंट झुका हुआ होगा, नेचुरली। नेचुरली उसकी तरफ झुका होगा। अगर दोनों दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड अगर बराबर हो जाए, दोनों अगर 10 न्यूटन के रहे, तो ऑब्वियसली जो रिजल्टेंट होगा, एक्चुअल में जो रिजल्टेंट होगा वो एकदम बीच में होगा 45 डिग्री के एंगल्स पे। ठीक है। ये फील फैक्टर होता है पैरेललोग्राम लॉ का। पैरेललोग्राम लॉ मतलब आप एक ही पॉइंट को, यहाँ पर एक पॉइंट है उसको खींच रहे हो यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो अल्टीमेटली वो कहाँ जाएगा? वो ना तो यहाँ जाएगा ना तो यहाँ जाएगा, वो बीच में कहीं जाएगा। ठीक है ना? चलिए, जैसा कि प्रोजेक्टाइल मोशन में भी होता है। खैर बाकी बात अपन वो सब देखेंगे, फिजिक्स में यहाँ पे इन्वॉल्व करना नहीं चाह रहा हूँ। अपन डायरेक्टली मैथ्स डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हो गया। यहाँ तक क्लियर है सबको? अच्छा, चलिए मैं इसमें थोड़ा सा और आपको है ना डिटेल में ट्विस्ट लगा के देता हूँ, जो मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में भी समझाया था। आपको अगर याद होगा तो अपन ने कॉम्प्लेक्स नंबर में समझा था ये चीज। क्या समझा था कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोगों ने? मैं आपको बताता हूँ। ये जो मोहब्बत है, रुको एक मिनट। देखिए, एक वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी तो हमको पता है, एक डायगोनल, तो वन ऑफ द डायगोनल्स रिप्रेजेंट्स वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। सही है ना? एक डायगोनल वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी मतलब दोनों का एडिशन रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको पता है जो दूसरा डायगोनल है ना, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो दोनों वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन रिप्रेजेंट करता है। अभी तो फिलहाल आप, पहले तो आपको पता है ये चीज, नहीं पता है तो आप इसको एज एन इन्फॉर्मेशन याद भी रख सकते हो। मैं प्रूफ करूंगा अभी। एक डायगोनल जो होता है वो दोनों वेक्टर्स का एडिशन रिप्रेजेंट करता है। दूसरा डायगोनल जो होता है वो दोनों वेक्टर्स का डिफरेंस, दैट इज सब्ट्रैक्शन, रिप्रेजेंट करता है। तो दोनों वेक्टर का सब्ट्रैक्शन कैसे करता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो जैसे कि ये वेक्टर भी है, सही है? हाँ, अच्छा, अगर मैं थोड़ा सा और सोचूं, तो क्या होता है ना, ये वेक्टर बी का अगर मैंने उल्टा किया, मान लो वेक्टर बी को मैंने उल्टा किया, तो वो माइनस ऑफ वेक्टर बी हो जाएगा कुछ इस तरह से। दिस विल बी माइनस ऑफ वेक्टर बी। ठीक है ना? दिस इज माइनस ऑफ वेक्टर बी। अच्छा, तो अब देखेंगे अगर आप ब्लैक वाला वेक्टर जो है उसका हेड और ग्रीन वाले वेक्टर का टेल मिल रहा है, तो मतलब हेड टू टेल मिलना मतलब ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन हमको यहाँ पर पता चल रहा है। तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन हमको क्या कहता है? देखिए, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन हमको ये कहता है कि ये हेड टू टेल अगर अपन जोड़ो तो फाइनल रिजल्टेंट अपन ऐसे मिला सकते हैं। किसका रिजल्टेंट निकाल रहा हूँ मैं? ये ब्लैक वाले का और ये ग्रीन वाले का। ब्लैक वाले वेक्टर का नाम बताइए मेरे को, क्या आ रहा है? ब्लैक वाले वेक्टर का नाम है वेक्टर ए, और ग्रीन वाले वेक्टर का नाम क्या आ रहा है? वेक्टर बी का नेगेटिव, मतलब वेक्टर ए प्लस माइनस ऑफ वेक्टर बी। ठीक है क्या? वेक्टर ए प्लस माइनस ऑफ वेक्टर बी, है ना?
तो ये वाला जो पिंक वाला वेक्टर है दैट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ बोथ द वेक्टर्स। और अगर आप सिमेट्री से, इफ यू गो विद द सिमेट्री, ये पिंक वाला वेक्टर और ये पिंक वाला डायगोनल दे विल बी पैरेलल। कॉमन सेंस की बात है, आप आराम से सोच सकते हैं। जितनी लंबाई इस साइड की थी उतनी लंबाई इस साइड की होगी, उतनी, ये तो फिक्स है दोनों के लिए। तो डेफिनेटली बोथ द डायगोनल्स, ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ सेम भी होगा और पैरेलल भी होगा। ठीक है, ज़्यादा फड़फड़ाहट हो रही है तो आप चाहे तो नीचे भी वही पैरेललोग्राम को रेप्लिकेट कर सकते हो। ठीक है, देखो ना, सेम पैरेललोग्राम रेप्लिकेट हुआ है तो सेम डायगोनल भी रेप्लिकेट हुआ होगा, ऐसे भी सोच सकते हो। अब मेरा सवाल यहाँ पर भी कांस्टेंट है कि ये जो पिंक वाला डायगोनल है नीचे वाला और पिंक वाला डायगोनल है ऊपर वाला, क्या ये दोनों सेम वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? चाहे एक इंडिया में है चाहे एक पाकिस्तान में, स्टिल दे कैन बी ट्रीटेड एज वन। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा स्लोगन हो गया, लेकिन ठीक है, यूट्यूब ये सब ध्यान नहीं देगा। चाहे एक इंडिया में है चाहे एक पाकिस्तान में, दोनों सेम है क्योंकि बोथ आर पैरेलल ना। आप नीचे वाले को उठाकर उठाकर ऊपर वाले पर ऐसे ओवरलैप कर सकते हो, परफेक्ट ओवरलैप आएगा, बिकॉज दे आर पैरेलल एंड ऑफ इक्वल लेंथ, तो परफेक्ट ओवरलैप आएगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो बोथ द वेक्टर्स विल बी ट्रीटेड एज वन, मतलब ये पिंक वाला वेक्टर जो है इसको अपन वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी कंफर्टेबली कह सकते हैं। क्या सीखा अपन ने आज? हम लोगों ने ये सीखा कि टेल से चालू होने वाला जो वेक्टर होता है वो एडिशन होता है, और जो अदर वेक्टर हो गया रिमेनिंग वेक्टर दैट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ द टू वेक्टर्स। आई रिपीट, टेल टू टेल जोड़ दो और टेल से चालू होने वाला जो वेक्टर होता है दैट इज द एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, और जो अदर वेक्टर होता है दैट इज द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। ये आप इसको याद रखें। दिस इज ऑल अबाउट triangle law of, sorry, parallelogram law of vector addition. ओके, तो नोट में हम 4 पॉइंट लिखेंगे फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट ये है, आपने ऊपर तो लिख लिया होगा ना, इज द डायग्राम क्लियर टू यू? डायग्राम क्लियर है ना आप लोगों को? हाँ, ठीक है, वेरी नाइस। तो सबसे पहले आप देखिए, पहला नोट ये होता है कि दो वेक्टर्स को अगर आप जोड़ते हो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो दिस इज एज गुड एज वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। मतलब आप सीधा जोड़ो उल्टा जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसे नॉर्मल अलजेब्रा में आप कैसे भी जोड़ सकते थे। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? कम्यूटेटिव। ठीक है, मैं हमेशा ये सारे नाम भूल जाता हूँ, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, सच में मेरे को बहुत कन्फ्यूजन होता है, नाम भी याद नहीं रहता है। ठीक है, बट ठीक है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। सर बी प्लस ए होना चाहिए। हाँ, बी प्लस यही तो लिखा है ना, तुम ध्यान नहीं दे रहे हो यार, सॉरी, बैड जोक है ना, थैंक यू। ए प्लस बी प्लस सी अगर मैं लिखता हूँ तो ए प्लस बी प्लस सी, सर आप एक बार डायग्राम बता दो ना। लिख लो, दिस इज द डायग्राम, और यहाँ तक भी लिख लो पहले। ठीक है, टाइम आराम से लिखो। कम्यूटेटिव। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन। ए प्लस बी प्लस सी लिखा हुआ है ना, बाय चांस अगर हमारे पास दो वेक्टर्स, तीन वेक्टर्स एडेड है, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, तो आपको क्या डाउट आएगा कि पहले ए और बी को जोड़े या बी और सी को जोड़े या सी और ए को जोड़े? दी आंसर इज, फर्क ही नहीं पड़ता है। आप चाहे तो पहले बी प्लस सी को जोड़ दो या पहले आप ए प्लस बी को जोड़ दो। देखो कैसे, आप चाहो तो पहले बी प्लस सी को जोड़ दो, फिर उसका रिजल्टेंट जो भी आता है उसको ए के साथ जोड़िए, या फिर पहले आप ए प्लस बी को जोड़िए, फिर उसका जो भी रिजल्टेंट आता है उसको आप सी के साथ जोड़िए। डजेंट मैटर, ठीक है, कोई लफड़ा नहीं है। तो ये वाली प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं? रुको एक मिनट, मेरे को याद है अभी तो नाम अच्छे से, एसोसिएटिव लॉ। मतलब वेक्टर्स जो होते हैं वो एसोसिएटिव होते हैं, मतलब किसी से भी एसोसिएट कर जाते हैं। पहले आप बी और सी को एसोसिएट कर दो, फिर ए के साथ लास्ट में एसोसिएट करो, या फिर ऐसे कर लो। ठीक है, अच्छा, अगर मैं किसी भी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करता हूँ, जैसे कि ये वेक्टर है मेरे पास, वेक्टर ए
उसको अगर मैं किसी स्केलर के से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है कि वो स्केलर पहले लिखा है या स्केलर बाद में लिखा है। मतलब मेट्राइसिस जैसा कोई लफड़ा नहीं है प्री और पोस्ट का। आप कहीं पर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। फोर्थ फोर्थ प्रॉपर्टी है कि के इंटू ए प्लस बी। के इंटू ए प्लस बी मतलब अगर स्केलर ए और ए प्लस बी के एडिशन के साथ, ए प्लस बी के साथ अगर कोई स्केलर मल्टीप्लाइड है तो वी कैन डिस्ट्रीब्यूट इट इन दिस मैनर, के इंटू ए प्लस के इंटू बी। ये प्रॉपर्टी को अपन क्या बोलेंगे? ऐसे तो डिस्ट्रीब्यूटिव बोल सकते हैं। खैर मेरे को नाम से कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़े। पोजीशन, हाँ हाँ, सॉरी। देखिए, वेक्टर्स जॉइनिंग टू पॉइंट। देखिए, हाउ टू राइट वेक्टर्स। कितना अच्छा लग रहा है, बहुत दिनों बाद अपन कैलकुलस से बाहर निकल के आए। जॉइनिंग, वैसे कैलकुलस में मज़ा आता है ऐसे, ऑनेस्टली कोई इतना मुश्किल भी नहीं है ना? लेकिन ब्रेक इज ऑलवेज गुड। वेक्टर्स जॉइनिंग टू पॉइंट्स, टू डिफरेंट पॉइंट्स। डिफरेंट लिखने की जरूरत है क्या? इतने समझदार है ना अपन। कोई डाउट नहीं पूछना सर, पॉइंट सेम हो गए तो जीरो वेक्टर आएगा क्या, ये वो। ठीक है सर। प्रीलिम्स के इंटीग्रेशन सम देख के हंसी आ रही थी। अरे यार, कौन सी वाली हंसी थी ये? ये रोने वाली हंसी थी या हंसने वाली हंसी? मतलब इजी लग रहे थे ना क्वेश्चन? टफ तो नहीं लग रहे थे? हंसने वाली। अरे यार, आपको इंटीग्रेशन के उस लेवल तक पहुंचा दिया गया है, अगर किसी ने जेन्युइनली प्रैक्टिस करी है तो, है ना? और 2 बार मॉड्यूल तो करना बनता ही था, तो उतना किया तो फिर तो। इंटीग्रेशन कभी पढ़ा ही नहीं था तो भी ये आ जाता। ठीक है, ऐसे ही होता है, आपको बोर्ड एग्जाम में भी काफी आसान क्वेश्चन आएंगे। हाउ टू राइट वेक्टर जॉइनिंग टू पॉइंट्स। देखो, अगर हमारे पास अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स है। पहली बात तो हमारे पास एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी। ठीक है, सही है क्या? मान लीजिए ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैं आपको 3D में बता रहा हूँ। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है A1, A2, A3। ठीक है, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट। अच्छा, 1 मिनट रुक जाओ। ऐसे लिखो, x1, y1, z1, ज़्यादा सेंसिबल लगेगा। और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x2, y2 और z2। सब आता है अपने को पहले से, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। अगर अपन ए से बी वेक्टर बनाते हैं, मतलब ए पर टेल और बी पर हेड, तो उस वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं? कैसे लिख सकते हैं? देखो, वेक्टर ए बी कैन बी रिटन एज, कौन बाद में है? बी। बाद वाला पॉइंट माइनस पहले वाला पॉइंट। आ रहा है समझ में? कॉम्प्लेक्स नंबर में भी अपन ने चीज देखी थी। कोई भी वेक्टर को कैसे लिखा जा सकता है? बाद वाला पॉइंट माइनस पहले वाला पॉइंट। ठीक है, हाँ इधर देखिए, सामने देखिए। बाद वाला पॉइंट कौन सा होता है? हमेशा एरो वाला। एरो वाला आगे आता है ना यार, एरो वाला बाद में आता है भाई। पहले टेल आएगी फिर हेड आएगा, है ना? यहाँ पे कोई कंफ्यूजन थोड़ी है अपने को। पहले टेल आएगी फिर हेड आएगा, तो हेड बाद में आएगा, तो बाद वाला पॉइंट माइनस पहले वाला पॉइंट रिस्पेक्टिवली। जैसे कि x2 माइनस x1 करना है, मतलब x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के साथ ही सब्ट्रैक्ट करेंगे और आई कैप लगा देंगे। प्लस y कोऑर्डिनेट जो है उसको y कोऑर्डिनेट के साथ ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, y2 माइनस y1 और जे कैप लगा देंगे। और z कोऑर्डिनेट को z कोऑर्डिनेट के साथ ही सब्ट्रैक्ट करेंगे और k कैप लगा देंगे। ठीक है, लिख लोगे आप, कभी दिक्कत नहीं जानी चाहिए। अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो हमेशा लिख लो यहाँ पे बाद वाला पॉइंट माइनस पहले वाला पॉइंट। ऐसे आप लोगों का, मतलब मैं सच बताऊं तो, जो आपका टर्म 1 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी आप लोगों ने मैथमेटिक्स के जितने भी प्री बोर्ड दिए थे उसमें मैक्सिमम बच्चों ने कोई भी प्रिपरेशन इतनी खास नहीं करी थी दिन रात जैसे पढ़ के।
तो इसमें आप लोगों का भी अच्छा खासा अप्रिसिएशन है कि आप लोगों ने बहुत मेहनत करी है ना। इतनी तो करी है कि बोर्ड एग्जाम आप बिना पढ़ के दे दोगे तो भी अच्छे नंबर आ जाएंगे। हाँ, लेकिन पढ़ना पड़ता है, दुनिया की कोई भी एग्जाम में प्रिपेयर करके दोगे तो ही आप टॉप कर सकते हो, है ना। ये बात अच्छी है कि आप लोगों ने भी अच्छी खासी मेहनत करी, लेकिन अपने को और थोड़ा आगे तक भी मेहनत करना है। हाँ भाई, लिख लो इसको। अब लिखिए अगला टॉपिक, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर्स। पोजीशन वेक्टर्स बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद आसान। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है एट टाइम्स, बट अपन समझेंगे इसको। हमारे पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। क्या है हमारे पास? एक्स एक्सिस है। अच्छा, आज बच्चे एब्सेंट क्यों है? कोई खास रीज़न है क्या? ठीक है, एक्स वाई जेड एक्सिस है। अब अगर मैं आपके सामने कोई एक पॉइंट बनाता हूँ पी, और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मैं आपके सामने अगर लिखता हूँ, देखिए पहली बात तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट आप नेचुरली, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट आप नेचुरली एक्स वाई और जेड के टर्म्स में ऐसे लिखोगे। जैसे कि 3,4,5 लिख दिया मैंने, तो ये पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट हो गए। ये बात समझ में आ रही है अपने को? दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी, और ये पॉइंट ओ है। हाँ चलिए, तो अगर मैं, अच्छा ये जो कोऑर्डिनेट मैंने आपके सामने लिखे कार्टेशियन वर्ल्ड में, मतलब कार्टेशियन फॉर्म में अगर अपन लिखना चाहते हैं तो अपन ऐसे पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर दो ही कोऑर्डिनेट होते मेरे पास 3,4 मान लीजिए, तो आप कैसे लिखते हैं? कार्टेशियन, कार्टेशियन फॉर्म में आप लिखते हैं 3,4। अच्छा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं आप? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखते हैं आप 3 + 4 आयोटा। सही समझ में आ रहा है? तो कार्टेशियन की दुनिया में पॉइंट के कोऑर्डिनेट ऐसे लिखे जाते हैं, कॉम्प्लेक्स की दुनिया में पॉइंट के कोऑर्डिनेट ऐसे लिखे जाते हैं। तो वेक्टर की दुनिया में भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखने का कुछ ना कुछ तरीका होता होगा। मैं दो ही कोऑर्डिनेट लिखता हूँ आपके सामने, जे कैप अपन आराम से समझ जाएंगे। 3,4,5 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो यार वेक्टर्स की दुनिया में भी क्या होता है, वेक्टर्स की दुनिया में भी अपन है ना कोऑर्डिनेट लिखने का एक तरीका निकालना चाहते हैं। तो अब आपको किसी भी पॉइंट का लोकेशन निकालना है, तो आपको किसी के रेफरेंस में निकालना पड़ेगा ना। समझ में आ रहा है? जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपका घर कितना दूर है, तो ये कोई सवाल हुआ क्या? ये कोई सवाल ही नहीं होता, absurd हुआ। तो डिपेंड करता है कि मैं कहाँ से पूछ रहा हूँ। अगर मैं आपका घर मुंबई से पूछता हूँ तो ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन अगर आपका घर मैं पूछता हूँ कि मेरे होम टाउन से कितना दूर है, तो ज़्यादा दूर है। तो डिपेंड करता है ना रेफरेंस का। तो हम लोग है ना रेफरेंस हमेशा ओरिजिन ही लेते हैं, लाइक ऑलवेज। अब हम देखेंगे कि पी पॉइंट का अगर मुझे एड्रेस बताना है तो हम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन बताएंगे। तो वेक्टर की दुनिया में अगर अपने को इस पॉइंट का लोकेशन बनाना है, बताना है, आई रिपीट, कार्टेशियन की दुनिया में इस पॉइंट का लोकेशन 3,4,5 है। लेकिन अगर आपको वेक्टर की दुनिया में, अगर आपको वेक्टर की दुनिया में इस पॉइंट का लोकेशन बताना है, तो आप क्या करो, इस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन कर दो। और ओरिजिन से ज्वाइन करने के बाद जो वेक्टर आएगा आपके पास, ओरिजिन से ज्वाइन करने के बाद जो वेक्टर आएगा आपके पास, वो वेक्टर जो रहेगा ना, ओपी वेक्टर, दैट ओपी वेक्टर विल रिप्रेजेंट द पोजिशन ऑफ दिस पॉइंट पी और द एड्रेस ऑफ दिस पॉइंट पी। कहने का मतलब यह है कि किसी भी पॉइंट का अगर मेरे को लोकेशन लिखना है, एड्रेस लिखना है, तो आप क्या करो, उस पॉइंट को तुरंत ओरिजिन से ज्वाइन कर दो। और ज्वाइन करने के बाद जो आपका वेक्टर बन रहा है, वही वेक्टर आपको, वही वेक्टर इस पॉइंट का एड्रेस देगा। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट हम बहुत बचपन से जानते हैं, 0,0,0। तो क्या आप ये ओपी वेक्टर लिख सकते हो? वाई नॉट? ओपी वेक्टर तो मैं आराम से लिख सकता हूँ। देखो ओपी वेक्टर कैसे लिखेंगे अपन, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, मतलब 3 - 0 आई कैप, 4 - 0 जे कैप, और 5 - 0 के कैप। तो ये जो मैंने ओपी वेक्टर लिखा है ना, ये ओपी वेक्टर अपने आप में इस पी वेक्टर का लोकेशन बता रहा है हमको। समझ में आ रहा है? ये पी वेक्टर का लोकेशन बता रहा है, ये इस कदर बोल रहा है कि पी वेक्टर का लोकेशन जो है दैट इज 3,4,5। समझ में आ रहा है? मतलब अच्छा, ये दिखने को तो अपने को अगर फोटो नहीं दिया जाए, तो ये चीज अगर अपने को ऐसे ही दे दिया जाए तो दिखने को आपको लगेगा कि ये कोई साधारण सा वेक्टर है। आपको क्या पता कि ये किसी पॉइंट का लोकेशन बता रहा है? तो आपको स्पेसिफिकली क्वेश्चन में कहा जाएगा, आपको स्पेसिफिकली क्वेश्चन में कहा जाएगा कि दीज आर पोजीशन वेक्टर्स। और अगर आपको पीवी वर्ड या पोजीशन वेक्टर कभी भी स्पेसिफाई करता है, कोई भी, अगर आपको पोजीशन वेक्टर स्पेसिफाई किया जाता है,
तो आप समझ जाना कि ये पोजीशन वेक्टर है या फिर ये कोऑर्डिनेट्स है। तो पोजीशन वेक्टर्स आर एज गुड एज कोऑर्डिनेट्स। पोजीशन वेक्टर्स आर नथिंग बट कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, पोजीशन वेक्टर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, किसी भी पॉइंट का पोजीशन बताते हैं, मतलब कोऑर्डिनेट्स बताते हैं। तो अगर आपको कभी भी कोई बोले कि एक पॉइंट है अपने पास, उसका पोजीशन वेक्टर है 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस 7k कैप, ऐसा कोई बोल दे अगर, तो आप समझ जाना कि वो उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बता रहा है। इसका मतलब उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता रहा है, 4, -2, 7। आपको उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ही बता डाला उसने। ठीक है, अब बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर अगर जब अपन कोऑर्डिनेट 4, -2, 7 लिख सकते हैं तो फिर ऐसे क्यों लिख रहे हैं अपन आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में। यार वेक्टर की दुनिया में लिखना है अपने को सब कुछ आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में, तो वेक्टर की दुनिया में कोऑर्डिनेट्स भी अपन आई कैप जे कैप और के कैप के फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं। इसीलिए हम लोग उसके पोजीशन वेक्टर ऐसे लिखते हैं। एवरीथिंग शुड बी इन द फॉर्म ऑफ आई कैप जे कैप एंड के कैप इन द वर्ल्ड ऑफ वेक्टर। इन द वर्ल्ड ऑफ कार्टिशन हमको फर्क नहीं पड़ता है, बट वेक्टर की दुनिया में सब कुछ आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में होना चाहिए। हाँ, लेकिन मीनिंग दोनों का सेम है। 3, 4, 5 बोलूँ या 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप बोलूँ, दोनों सेम ही है। ठीक है, तो कभी भी आपको बोलता है पोजीशन वेक्टर, तो आपको क्या सोचना है कि ये पॉइंट है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ पॉइंट, दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ पॉइंट। ठीक है, अच्छा, बहुत बढ़िया। सिंपल सा क्वेश्चन लिखिए, फाइंड फाइंड द वेक्टर ए बी इफ पोजीशन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, position vector of point A is 2i cap plus 7j cap minus 3k cap and position vector of point B is 3i cap plus 10j cap plus 1k cap। ठीक है, अभी आप सीखो इस बात को कि क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में हमसे। हमसे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, हमसे क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर ये है, पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर ये है, मतलब पॉइंट ए और बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हमें। तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट, पोजीशन वेक्टर मतलब कोऑर्डिनेट होता है, आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में आपको कोऑर्डिनेट दिया जाता है। वेक्टर की दुनिया में ये कोऑर्डिनेट ऐसे दिखते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट सॉरी कार्टेशियन फॉर्म में कोऑर्डिनेट कुछ अलग तरीके से दिखेंगे। तो मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या हो गया आपके पास 2, 7, -3। आप हमेशा इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिख सकते हो ना, आपको सॉल्यूशन में थोड़ी ना कोई दिक्कत जा रहा है। और ये पॉइंट बी को भी आप ऐसे लिख सकते हो, कैसे 3, 10, 1। चेक कर लो। तो अब अपन क्या वेक्टर ए बी बता सकते हैं क्या होगा, व्हाट विल बी वेक्टर ए बी, वेक्टर ए बी विल बी 3, -2 i कैप, 3, -2 i कैप, पॉइंट माइनस पॉइंट, कौन सा पॉइंट, बाद वाला पॉइंट माइनस पहले वाला पॉइंट। ठीक है, वेक्टर तो मैंने बनाया ही नहीं, प्लस 10, -7 j कैप प्लस 1 -3 तो ये हो जाएगा आपके पास आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ये हो गया ए बी वेक्टर। इज ओके, लिखिए यहाँ पर। छोटी छोटी मगर मोटी बातें, सेक्शन फॉर्मूला। अच्छा, 1 मिनट, हाँ, ऊपर एक चीज और मैंने लिखवाया नहीं है, अभी मेरे को याद आया, मैं लिखवा देता हूँ। ठीक है, तो कई बार ऐसा भी बोला जाता है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी का जो पोजीशन वेक्टर है ना, उसको कई बार ऐसे भी रिप्रेजेंट कर दिया जाता है वेक्टर ए से, ऐसे।
समझ में आ रहा है? आपको ऐसे भी बोल दी जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी इज वेक्टर ए, है ना? आई होप सबको ये आगे दिख रहा होगा। हर वेक्टर को अगर आप खोलोगे तो कौन गिरेगा? राम श्याम घनश्याम, नहीं आया समझ में? कोई भी वेक्टर को अगर आप खोलोगे तो उसके अंदर तीन कंपोनेंट पाए जाएंगे, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। ठीक है? तो इन तीनों को कई बार क्या होता है ना, ये 3 4 5 को लिखने की बजाय इस पूरे पॉइंट पी को, इस पूरे पॉइंट पी को हम लोग सिंपली वेक्टर ए बोलकर रिप्रेजेंट कर देते हैं, ताकि हमको 3 4 5 बार बार ना बोलना पड़े। लेकिन इसका असल में मतलब क्या होता है कि ये जो मैंने ए वेक्टर लिखा है, स्मॉल ए वेक्टर, इसका मतलब क्या होता है? स्मॉल ए वेक्टर इज नथिंग बट, स्मॉल ए वेक्टर इज नथिंग बट 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। ये पोजीशन वेक्टर है पॉइंट पी का। आ रही है आपको मेरी बात समझ में? ठीक है? तो अगर मैं किसी भी पॉइंट को एक स्मॉल लेटर वेक्टर से रिप्रेजेंट करता हूं, तो आपको क्या सोचना है कि वो उसके कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, तो मैं आपको, हाँ, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है? सेक्शन फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है पास्ट में, तो अपने को ज़्यादा दिक्कत नहीं जाएगी। हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अगर अपन सेक्शन फॉर्मूला की बात करें इन 2D, ठीक है, इन टू डायमेंशन, अगर अपन 2 डायमेंशन की बात करते हैं तो सेक्शन फॉर्मूला लिखना बड़ा इजी होता था। यह रहा पॉइंट एक्स कॉमा वाई, ऐसा लिखो, पॉइंट है x1 कॉमा y1, और ये पॉइंट बी बोल देता हूँ मैं x2 कॉमा y2। ठीक है? और ये रहा पॉइंट पी। पॉइंट पी क्या कर रहा है? पॉइंट पी ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन को m/n के रेशो में डिवाइड कर रहा है, m/n के रेशो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है? तो हम लोग पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट कैसे लिखते थे? पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट हम लोग ऐसे लिखते थे, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है? 2 डायमेंशन में ऐसा होता था, याद है सबको? हाँ, अब 3 डायमेंशन में भी एकदम सेम होता है। 3 डायमेंशन में भी कुछ अलग नहीं होने वाला है, 3D में भी सब कुछ सेम रहेगा। क्या फर्क आ जाएगा 3D में यार? 3D में बस जरा सा फर्क आ जाएगा। 3D में बहुत छोटा सा फर्क आ जाएगा कि यहाँ पर एक और z कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा। इधर देखो प्लीज, ऐसा आ जाएगा mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n। 3D में क्या होता है? यहाँ पे एक z2 पॉइंट कोऑर्डिनेट रहेगा, यहाँ पे एक z1 रहेगा, वही सब रहने वाला है। मैं लिखवाऊंगा नीचे, आप चिंता मत करो। ओके, वेरी गुड। तो हम 3D में आ जाते हैं अभी। ओके, देखो, अब अगर हमारे पास कोई पॉइंट है, उसी तरीके से पॉइंट ए, और कोई पॉइंट है हमारे पास पॉइंट बी, एक तीसरा पॉइंट आता है, एक तीसरा पॉइंट आता है, वो क्या करता है कि पॉइंट ए और पॉइंट बी को
पॉइंट ए और पॉइंट बी को m/n के रेशियो में डिवाइड कर देता है। अब देखो मेरी लैंग्वेज कैसे चेंज हो जाएगी। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है ए वेक्टर। आया क्या समझ में आपको? आया पक्का? मतलब पॉइंट ए के, अरे ए को खोलोगे तीन चीज गिरेगी, राम श्याम घनश्याम, आई कैप, जे कैप, के कैप। अरे ये चीज खोपड़े में फिट कर लो। उस कोऑर्डिनेट को जब मैं खोलूंगा तो उसके अंदर क्या रहेगा? समथिंग आई कैप प्लस समथिंग जे कैप प्लस समथिंग के कैप। तो आप उसको ए वेक्टर की तरह मत देखो। उसके अंदर तीन कंपोनेंट्स है। मतलब बेसिकली वो ए पॉइंट जो है ना, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है। ए पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स है। और उस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट को जब मैं ओरिजिन से ज्वाइन कर रहा होऊंगा, जब मैं उसको ओरिजिन से ज्वाइन करूंगा ना, तो मेरे को एक वेक्टर मिला होगा। आप बोल सकते हो कि वो वाला वेक्टर। ठीक है, तो आइदर यू ट्रीट इट एज अ कोऑर्डिनेट और यू ट्रीट इट एज अ ओपी ओ ए वेक्टर। ठीक है, अच्छा ये चालू हो गया गड़बड़, अब फिर से थोड़ा वेट करते हैं। ओके, ये वेक्टर बी है, वेक्टर बी के कोऑर्डिनेट। अब आपको एक ही कोऑर्डिनेट लिखने की जरूरत नहीं, जरूरी नहीं कि आप हर बार एक्स कोऑर्डिनेट भी लिखो, वाई कोऑर्डिनेट भी लिखो, जेड कोऑर्डिनेट भी लिखो। आप उन तीनों को एक सिंगल अल्फाबेट स्मॉल लेटर बी वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसी तरह से ये जो पॉइंट पी फॉर पकौड़ा है, इसको भी अपन स्मॉल पी वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को? हाँ, अब मैं सेक्शन फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ। सेक्शन फॉर्मूला देखिए कितना आसान है लिखना। क्या करते थे अपन? रेशो इंटू दूर वाला कोऑर्डिनेट, एम इंटू दूर वाला कोऑर्डिनेट। ठीक है, अच्छा मैं काम करता हूँ, इसको यहाँ पर लिखता हूँ, एम इंटू दूर वाला कोऑर्डिनेट। ये किसका कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ? पॉइंट पी। तो उसमें सब आ गया, एक्स वाई जेड। दूर वाले कोऑर्डिनेट में क्या है? सब कुछ छुपा हुआ है, आई कैप भी, जे कैप भी और के कैप भी। प्लस एन इंटू दूर वाला कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट मतलब ए कैप। तो एन इंटू ए वेक्टर, सॉरी ए कैप नहीं, अपॉन क्या आ जाएगा? एम प्लस एन। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारे पास तीन वेक्टर्स थे। आप अगर पोजीशन वेक्टर से उनको बोलना position vector of A, position vector of P, and position vector of B for Bombay. Position vector of B for Bombay. तो ये ग्रीन वाले से मैंने जो रिप्रेजेंट करा है, दैट इज नथिंग बट, अगर मैं आपको ए वेक्टर देखिए आगे, अगर मैं आपको ए वेक्टर ऐसा देता हूँ ना, 3,4,5, या 3 i कैप प्लस 4 i कैप, 4 j कैप प्लस 5 k कैप, तो दोनों एक ही बात है। इसका मतलब क्या हो गया कि ए वेक्टर है 3 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस 5 k कैप, मतलब ए को ओरिजिन से ज्वाइन किया गया होगा। अगर ए को ओरिजिन से ज्वाइन किया गया होगा तो ओ ए वेक्टर जो आया होगा वो है ये ओ ए वेक्टर। एंड दिस वेरी वेल रिप्रेजेंट्स द एड्रेस ऑफ पॉइंट ए, दैट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। तो आपको पोजीशन वेक्टर बोलूँ मैं या कोऑर्डिनेट बोलूँ, दोनों का मतलब कोऑर्डिनेट ही होता है। ठीक है, बस पोजीशन वेक्टर दिखता है ऐसा है कि ओरिजिन से ज्वाइन करने पे, ओरिजिन से ज्वाइन करने पे वो एक वेक्टर ही होगा जो कि ए की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो बेसिकली दिस इज ओरिजिन, दिस इज ओरिजिन पॉइंटिंग टुवर्ड्स एवरी पॉइंट। ओरिजिन पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए दिख रहा है आपको, ओरिजिन पॉइंटिंग टुवर्ड्स पी, ओरिजिन पॉइंटिंग टुवर्ड्स बी फॉर बॉम्बे। ठीक है, तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स हम लोग ऐसे लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। अच्छा, अगर यहाँ पर मैं एक स्पेशल केस बताता हूँ मिड पॉइंट थ्योरम का। तो अगर पी, मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है? मिड पॉइंट थ्योरम अगर ये कहता है कि अगर P, इफ P इज द मिड पॉइंट, इफ P, P वेक्टर बोलूं या P पॉइंट बोलूं मैं, इज द मिड पॉइंट ऑफ ए, ए का कोऑर्डिनेट ए वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बी, बी का कोऑर्डिनेट बी वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इफ P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी, देन position vector of point P can be written as, position vector of point P can be written as पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, देखो इधर, प्लस पोजीशन वेक्टर। जब भी मैं पोजीशन वेक्टर बोलूं आपकी खोपड़ी में क्या चमकना चाहिए? आपकी खोपड़ी में चमकना चाहिए कोऑर्डिनेट। सर कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं। पोजीशन वेक्टर मतलब सर तो एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं। हाँ, वेक्टर की दुनिया में उनको अपन थोड़ा सा स्टाइल मार के पोजीशन वेक्टर कहते हैं। तो पी वेक्टर आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। ठीक है,
ठीक है, रेडी हो सब? बहुत सारे क्वेश्चंस अपने वो करने हैं आज सॉल्व। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, देखिए, इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर पोजीशन vectors of, सॉरी, ए कॉमा बी, सॉरी ऐसा मत करो आप, ए कॉमा बी कॉमा सी आर वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ठीक है, उसको प्लीज चेंज कर लेना है, ट्राइंगल एबीसी, एंड P is an if P and P is an internal point, P is an internal point of triangle ABC, then P is option number A G, option B is H, option C is O, ऑप्शन डी इज आई। मैं किसी को कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ कि एच जी ओ आई क्या होता है। इंटरनल पॉइंट ऑफ ट्रायंगल पी, अच्छा मैंने एक चीज और लिखना चाहिए था, एंगल एबीसी एंड पी ए प्लस पी बी वेक्टर, पी ए वेक्टर प्लस पी बी वेक्टर प्लस पी सी वेक्टर इक्वल्स टू जीरो। ये बात मैंने लिखी नहीं थी। तो if ABC are vertices of triangle ABC and P is an internal point of triangle ABC and PA vector plus PB vector plus PC vector is equal to 0, then point P is, ठीक है, थोड़ा मेरे से गड़बड़ हो गया था क्वेश्चन लिखने में, बट अभी ठीक है। तो आप लोग खुद से सोचेंगे, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमको कि एक ट्रायंगल है, मैं एक ट्रायंगल बना देता हूँ, हमेशा खूबसूरती से बनाया करो ट्रायंगल को, मतलब थोड़ा इक्विलेटरल जैसा दिखे तो चलेगा, बट थोड़ा सा लेस इक्विलेटरल, सिंस आई एम ड्राइंग ए सिमेट्रिक फिगर, तो मेरे को तो इक्विलेटरल ही दिखता हुआ नजर आ रहा है। तो ये बन गया ट्रायंगल एबीसी। अब ट्रायंगल एबीसी आपको दिया हुआ है, अब आपको बोल रहा है पॉइंट पी जो है कोई अंदर का एक पॉइंट है, पॉइंट पी अंदर का कोई पॉइंट है, ठीक है। फिर हमें कह रहा है कि पी ए वेक्टर प्लस पी बी वेक्टर प्लस पी सी वेक्टर। अब मैं आपको एक बहुत शानदार चीज सिखाने वाला हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम के लेवल के जो भी क्वेश्चंस होंगे ना, बहुत इजीली सॉल्व करवा देगी, बहुत ज़्यादा इजीली। एमएससीईटी के क्वेश्चंस जो है बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं इस तरीके से, और जेई के क्वेश्चंस भी बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। द टिप इज, है ना, सुनना ध्यान से सुनना, कि whenever you are given a triangle, whenever a triangle or any polygon is given, consider position vector of
देयर वर्टाइसेस, उनके वर्टाइसेस के आप पोजीशन वेक्टर्स मान लिया करो, मतलब उनके वर्टाइसेस के कुछ कोऑर्डिनेट्स मान लिया करो। ये बात आप लिख लो, आपको समझ में थोड़ी सी नहीं आएगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब मेरा जो कहने का मतलब है वो बहुत सारे लोग समझ गए होंगे, जिन्होंने क्वेश्चन का आंसर दिया है मेरे को, वो तो समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि आपका आंसर वैसे ही आया हो। देखो ये पॉइंट है ए, मैंने क्या बोला आपको कि हर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मान लिया करो, तो ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मैंने मान लिया ए वेक्टर, बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मान लिया मैंने बी वेक्टर, और सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मान लिया मैंने सी वेक्टर। मतलब ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स ही अज्यूम कर डाले बिना किसी टेंशन के। आप देखो ना कितना आसान तरीका है। आमतौर पर आम जिंदगी क्या होती कि आप कोऑर्डिनेट अज्यूम करते x1, y1, z1, ये आम जिंदगी होती। इसमें आपको तीन तीन अननोन के साथ यहाँ पे डील करना होता। फिर आप पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट ऐसे मानते x2, y2, z2, फिर और तीन अननोन आ गए, है ना। फिर सी के भी मानते x3, y3, z3। तो ये आम जिंदगी होती है ना, वैसे नहीं करना है आपको। आपको हमेशा मिनटॉस वाला काम करना है कि आप पोजीशन वेक्टर को ए वेक्टर, स्मॉल ए वेक्टर से खत्म कर दो। अब इसके अंदर तीन कंपोनेंट x1, y1, z1, i कैप, j कैप, k कैप छुपे हुए हैं, हमको वो लिखने की जरूरत ही नहीं है। आप सीधे स्मॉल ए वेक्टर लिखो, स्मॉल बी वेक्टर लिखो, स्मॉल सी वेक्टर लिखो, और ये जो अंदर वाला पॉइंट पी है इसको आप लिखिए पी वेक्टर। ठीक है, तो आपने चारों के कोऑर्डिनेट खुद ना कुछ ना कुछ आपने खुद से अज्यूम कर लिए। फिर हमको बोल रहा है कि पी ए वेक्टर। अच्छा, पी ए वेक्टर बना सकता हूं क्या मैं? बिल्कुल। पी ए वेक्टर कहां से चालू होगा? पी से। कहां पे खत्म होगा? ए पर। तो ये रहा पी ए वेक्टर। ठीक है, कलर चेंज कर दूं क्या? चलिए, पब्लिक की खास डिमांड पे कलर चेंज कर दिया जाए। ये बन गया पी ए वेक्टर। अच्छा, पी बी वेक्टर क्या हो जाएगा? पी से चालू होने वाला और बी पर खत्म होने वाला। और पी सी वेक्टर क्या हो जाएगा? पी से चालू होने वाला और सी पर खत्म होने वाला। ये बन गया मेरे पास पी ए वेक्टर, पी बी वेक्टर और पी सी वेक्टर। समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, क्या आप पी ए वेक्टर लिख सकते हो? क्वेश्चन में क्या गिवन है देखिए, क्वेश्चन में अपने को गिवन है, गिवन दैट पी ए वेक्टर प्लस पी बी वेक्टर प्लस पी सी वेक्टर ये जीरो है। क्या आप पी ए वेक्टर लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल। अरे, वेक्टर ज्वाइनिंग टू टू पॉइंट्स अपन ने बताया था ना, बाद वाला पॉइंट माइनस पहले वाला पॉइंट। तो बाद वाला पॉइंट क्या है? ए वेक्टर। पहले वाला पॉइंट क्या है? पी वेक्टर। तो आई कैन राइट इट एज ए वेक्टर माइनस पी वेक्टर। पी ए वेक्टर को ऐसे लिख सकता हूं मैं। ठीक है, पीबी वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं? बी के पोजीशन वेक्टर माइनस ए के पोजीशन वेक्टर, बाद वाला माइनस पहले वाला। और पीसी को अपन कैसे लिख सकते हैं? सी के पोजीशन वेक्टर माइनस पी के पोजीशन वेक्टर। ठीक है, पक्का। अब देखो क्या करेंगे अपन यहाँ पे। ए बी सी को एक साथ लिखा मैंने, ए प्लस बी प्लस सी, और बचा क्या? माइनस पी माइनस, अरे यार सॉरी, यहाँ पे बी वेक्टर माइनस पी वेक्टर होना चाहिए था। हाँ, तो माइनस पी वेक्टर और माइनस पी वेक्टर तीनों क्या हो जाएंगे? माइनस थ्री पी वेक्टर। इन तीनों को एक साथ लिखा मैंने, माइनस थ्री पी वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ से अपने को क्या पता चल जा रहा है कि थ्री पी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ये ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर से। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी डिवाइडेड बाय 3 आ रहा है पी का वैल्यू। दिस इज द वैल्यू ऑफ पी, है ना। ए का पोजीशन वेक्टर प्लस बी का पोजीशन वेक्टर प्लस सी का पोजीशन वेक्टर। इसका मतलब समझते हो आप? इसका मतलब ये है कि ए के कोऑर्डिनेट प्लस बी के कोऑर्डिनेट प्लस सी के कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय 3 है पी का कोऑर्डिनेट। ऐसा कब होता था? ऐसा सेंट्रॉइड में होता था। x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3, z1 प्लस z2 प्लस z3 बाय 3। सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट ऐसे लिखे जाते थे। वेक्टर की दुनिया में वो एक ही पोजीशन वेक्टर के टर्म में लिखा जा रहा है। इसके अंदर जरूर एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट छुपे होंगे, तो आपको वो एक्स वाई जेड के टर्म में मिलेगा बिल्कुल। बट फॉर द टाइमिंग वी कैन अंडरस्टैंड कि ये पॉइंट पी जो है वो दैट इज नथिंग बट सेंट्रॉइड। implies that position vector of point V is nothing but centroid of triangle ABC. सर आप एक बार ट्रायंगल लॉ वाला दिखाइए ना सर। ट्रायंगल लॉ वाला फोटो? हाँ सर। हाँ, ये रहा।
सर आपने वहां पे क्या लिखा कि वेक्टर ए बी को आपने लिखा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, तो लेकिन यहाँ पे आपने ए बी को बस वेक्टर ए ही लिखा। हाँ हाँ बिल्कुल। मैं वही तो बता रहा था आपको, जब सुनो, जब पोजीशन वेक्टर में बता रहा था, ये बहुत कॉमन डाउट है, बहुत कॉमन डाउट है। सुन लो मेरी बात। क्या होता है कि जब हम पोजीशन वेक्टर लिख रहे होते हैं तो मैं स्पेसिफिकली बोलता हूँ कि दैट इज अ पोजीशन वेक्टर, मतलब दैट इज अ कोऑर्डिनेट। तो मैं वो पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। बेसिकली दिस पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट्स दिस पॉइंट ऑफ दिस कोऑर्डिनेट्स। लेकिन अगर मैं जीता जाता जागता वेक्टर लिखता हूँ तो उसको भी ऐसे लिख सकते हैं, जैसे ये ए है ना, वेक्टर ए। इस वेक्टर ए को मैंने जीता जागता वेक्टर लिखा है। दिस इज नॉट अ पोजीशन, दिस वेक्टर ए इज रिप्रेजेंटिंग दिस होल वेक्टर। हालांकि वो जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग ए होल वेक्टर ओपी। ये ओ ए ओपी को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन वो बेसिकली उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रहा है। ये जो ए वेक्टर है ना, आप क्या कह रहे थे कि मैंने पूरा वेक्टर को तो लिखा बेसिकली, भले ही पोजीशन वेक्टर है लेकिन ये पूरे ओपी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। आ रही है आपको बात समझ में? और अल्टीमेटली वो ओरिजिन से ज्वाइंट है, इसीलिए अपन ने उसकी हेल्प से कोऑर्डिनेट लिख दिया है पॉइंट पी का। फिर आपने नीचे सब्सट्रैक्ट क्यों किया? देखो, नीचे मैंने सब्ट्रैक्ट इसलिए करा है क्योंकि मैंने आपको ये सिखाया है कि पॉइंट ए है अपने पास और पॉइंट बी है अपने पास, और उन दोनों पॉइंट को अगर ज्वाइन करता हुआ कोई वेक्टर बनता है तो उसको अपन ऐसे लिखते हैं, बी के कोऑर्डिनेट माइनस ए के कोऑर्डिनेट। ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा आसान कर देता हूँ आपके लिए। पॉइंट बी का जो कोऑर्डिनेट है उसको मैं बी वेक्टर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, है ना। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो व्हाट इज बी वेक्टर वो भी लिख देता हूँ। स्मॉल बी वेक्टर इज नथिंग बट यही x2। अच्छा, ये कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 है कार्टेशियन फॉर्म में। इसी का वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, x2 i कैप। वेक्टर फॉर्म पॉइंट भी ऐसे ही रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, कोई दिक्कत थोड़ी है। x2 i कैप, y2 j कैप और z2 k तो कैप। ठीक है सर, क्लियर हो गया सर। आया समझ में? उसी हाँ तरीके सर। से इस पॉइंट ए को भी हम लोग लिख सकते हैं x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ठीक है। तो ये पॉइंट ए और पॉइंट बी अपने पास है। अब आप चाहो अगर तो ए बी वेक्टर को कैसे लिख सकते हो, यहाँ लिख लेना आप, है ना। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। ठीक है। तो वही चीज करा है मैंने। आप पोजीशन वेक्टर को हमेशा कोऑर्डिनेट्स, जब भी मैं पोजीशन वेक्टर बोलूँ तो आप कोऑर्डिनेट समझिए। तो ए का कोऑर्डिनेट माइनस पी का कोऑर्डिनेट। ये जो स्मॉल, अब देखो कंफ्यूजन जो आपका है ना, एकदम जेन्युइन है, एकदम जेन्युइन है कि ये जो स्मॉल ए वेक्टर है, ये तो सर आप बोल रहे हो कि चलो इट इज रिप्रेजेंटिंग कोऑर्डिनेट्स, है ना, बट कहीं कहीं ये पूरा एक वेक्टर का लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो आपको कंफ्यूजन होगा कि असली वेक्टर है या कोऑर्डिनेट्स है, वो होगा स्टार्टिंग में। बट आपको अगर पोजीशन वेक्टर स्पेसिफिकली कहा जा रहा है, मैंने ए पॉइंट को क्या माना है, पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर, मतलब है क्या इसका मतलब, आप ये समझो। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ना एक्स वाई और जेड एक्सिस रही होगी इस तरह से, एक्स वाई और जेड एक्सिस रही होगी। जेड एक्सिस ज़्यादा लंबी नहीं बन पा रही है बट अपन समझदार है। और जब मैंने ओरिजिन को जब मैंने ओरिजिन को पॉइंट ए से ज्वाइन किया होगा तो एक वेक्टर बना होगा। ओरिजिन को पॉइंट ए से ज्वाइन किया होगा तो एक वेक्टर, सॉरी, बना होगा। कहाँ गया? ओरिजिन को पॉइंट ए से ज्वाइन किया होगा तो एक वेक्टर बना होगा ओ ए। ठीक है। वो ओ ए वेक्टर जो है ना, दैट इज स्मॉल ए वेक्टर, एंड दैट स्मॉल ए वेक्टर विल एज वेल रिप्रेजेंट द कोऑर्डिनेट। तो ये वेक्टर का काम भी कर रहा है इस ओ ए का, ये ग्रीन वाले वेक्टर का भी काम कर रहा है, और ए के कोऑर्डिनेट भी यही बता रहा है। तो नॉर्मली अगर ए के कोऑर्डिनेट 3,4,5 होते तो अपन उसको 3,4,5 बोल देते, बट वेक्टर की दुनिया में हम क्या बोलेंगे उसको, 3 - 0 i कैप, 4 - 0 j कैप, 5 - 0 k कैप, मतलब सिंपली 3i 4j 5k कैप। ठीक है। उसी तरह से ये रहे पॉइंट बी के पोजीशन वेक्टर, ठीक है, और ये रहा पॉइंट सी का पोजीशन वेक्टर। कंफ्यूजिंग है, इट इज लिटिल कंफ्यूजिंग, है ना। ठीक है। तो जिसको जो भी डाउट आएगा वो वहीं के वहीं पूछिएगा।
तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि ए का वेक्टर जो मैंने यहाँ पर लिखा है ए वेक्टर, वो ए वेक्टर ये ए वेक्टर ये ओपी वेक्टर है। वो पोजीशन वेक्टर मतलब ओरिजिन से ज्वाइन किया गया होगा उस पॉइंट को, तो जो वेक्टर बना होगा वो वाला वेक्टर। ठीक। हाँ, तो वी ट्रीट इट एज कोऑर्डिनेट एज वेल, हम उसको कोऑर्डिनेट की तरह भी ट्रीट करते हैं। चलिए अगला सवाल लिखिए। अगला क्वेश्चन लिखते हैं अपन। इफ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे ना अगर आप दो बार, तो कहीं पर भी आपको पीवी वर्ड दिखाई देता पोजीशन वेक्टर, तो आपके डाउट्स वहीं क्लियर हो जाने चाहिए। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इफ पी इज position vectors, if P is position vector of orthocenter and G एक मिनट रुकिएगा ना, ऐसा है क्वेश्चन, इफ P वेक्टर इज पोजिशन वेक्टर ऑफ ऑर्थोसेंटर एंड G वेक्टर इज पोजिशन वेक्टर ऑफ सेंट्रॉइड एंड circumcenter is origin। ठीक है, ठीक है, circumcenter is origin, comma, and P vector is equal to some k times G vector। देन k का वैल्यू आपको फाइंड करना है। देन k इक्वल्स व्हाट। पहले क्वेश्चन लिखिए आप, फिर क्वेश्चन का मैं आपको फॉर्मेशन समझाता हूँ कि क्या है। ठीक है, ट्राई करो इसको सॉल्व करने का। पहली बात तो पी पॉइंट है, एक पॉइंट पी है, उसको मैं पॉइंट को तो यार अपन कैपिटल पी से रिप्रेजेंट कर ही सकते हैं। आगे देखिए प्लीज, पॉइंट पी को कैपिटल पॉइंट से रिप्रेजेंट कर दिया, और एक और पॉइंट है अपने पास। अच्छा, पॉइंट पी इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ ऑर्थो सेंटर, ठीक है ना। अच्छा, मैं कैपिटल पी से नहीं, उसको फिर एच से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उसके कोऑर्डिनेट स्मॉल पी है। उस पॉइंट एच का कोऑर्डिनेट जो है, अच्छा बहुत कंफ्यूजिंग लगेगा आपको स्टार्टिंग में कि सर ये तो वेक्टर है, ये कोऑर्डिनेट कैसे हो जाएगा। अरे नहीं भाई, आप समझो इस चीज को, ये पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर और वेक्टर में थोड़ा सा फर्क होता है। पोजीशन वेक्टर मतलब उस पॉइंट, किसी पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन किया गया होगा, नहीं सुनो, किसी पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन किया गया होगा और एक वेक्टर बनाया गया होगा, उस वेक्टर का वैल्यू है। तो हर पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है उसको आप पोजीशन वेक्टर की तरह ट्रीट कर सकते हो। ये ऑर्थो सेंटर है। फिर आपको कह रहा है, हाँ बिल्कुल अमर, वैसे ही करना है। जी, जी पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। मैंने पॉइंट सेंट्रॉइड को कैपिटल जी अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करा, उसके कोऑर्डिनेट जो है स्मॉल जी क्वेश्चन में ही गिवन है, ठीक है। और ओरिजिन जो है वो ये है सरकम सेंट्रो इज ओरिजिन। तो ओरिजिन का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, कोई मुझे बोल के बता सकता है, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन क्या होते हैं, 0,0,0। तो 0 i कैप, 0 j कैप, 0 k कैप से अपन उसका पीवी लिख सकते हैं। और अगर आप ध्यान से सामने देख रहे हो तो आपको यह भी चमक जाएगा कि ओरिजिन का पोजीशन वेक्टर मैं 0 वेक्टर से लिख सकता हूं, ठीक है। अच्छा, और अपने को बहुत अच्छे से पता है कि एच जी ओ के बीच में रेशियो क्या होता है ना, बहुत ज्यादा अच्छे से पता है कि एच जी ओ के बीच में कुछ ना कुछ रेशियो होता है। बस वही पर्पस था इस क्वेश्चन का। तो वो जो रेशियो होता है एच जी ओ के बीच में, वो 2:1 होता है, ठीक है। उसी सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में आपने याद रखा है, एच पहले ओ बाद में, तो एच के तरफ ओ 2 और ओ के तरफ 1, है ना। बस अब अपने को करना क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। हाँ ठीक है, आंसर सही आपका अद्वैत, है ना।
आगे बढ़ा जाए। देखिए अब ध्यान से कि हम सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हैं। सेक्शन फॉर्मूला, हाँ 3 आंसर सही है सबका जिसका भी आ रहा है। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है कि पॉइंट जी के कोऑर्डिनेट, पॉइंट जी के कोऑर्डिनेट आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए इधर रेशो इंटू दूर वाला कोऑर्डिनेट, कोई एक्स वाई देखने की जरूरत नहीं, तो 2 इंटू जीरो वैक्टर प्लस 1 इंटू 1 इंटू पी वैक्टर। ठीक है, 2 इंटू जीरो वैक्टर और 1 इंटू पी वैक्टर अपॉन 2+1। ठीक है, तो क्या आ जा रहा है अपने पास, 3g इज इक्वल टू पी वैक्टर। बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। वही पूछा है आपको, p इज इक्वल टू के जी, और अपने पास क्या आ रहा है, p इज इक्वल टू 3g। देयरफॉर k का वैल्यू जो है वो 3 के बराबर आ जाएगा। सो वेरी इजी क्वेश्चन, बट ये क्वेश्चन इसीलिए दिया गया है आपको ताकि एच जी ओ रिवाइज हो जाए। दूसरी बात ये हो जाए कि आप ओरिजिन को जीरो वेक्टर कहते हैं। तीसरी बात, सेक्शन फॉर्मूला लगाना सीख जाओ। और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हर पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होता है उसको भी अपन वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। आप कंफ्यूज ना हो कि ये पॉइंट है या फिर जीता जागता लंबा सा वेक्टर है। आप पोजीशन वेक्टर अगर सुनते हो तो समझ जाइए कि वो पॉइंट ही है। ठीक है ना, वो पॉइंट कैसे बनता है मैं आपको सिखा चुका हूँ, ओरिजिन से ज्वाइन करके सब सिखा चुका हूँ। ये ए वेक्टर जो है वो पॉइंट है बेसिकली, लेकिन इसको ओरिजिन से ज्वाइन करते हैं तो वो एक वेक्टर भी बन जाता है। और वो बेसिकली 3 i कैप 4 जे कैप और 5 k कैप हो जाता है। ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दूं मैं धीरे से। चलिए क्वेश्चन का लेवल बढ़ा देते हैं। क्वेश्चन अगला जो रहेगा अपना वो ये रहेगा, इन ट्रायंगल AOB E is the midpoint विवेक बराबर है, उससे भी आपका आंसर 3 ही आया होगा, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल बराबर, विवेक इज सेइंग कि उसने ऐसा कर दिया है कि ये वाला जो लेंथ होगा वो g माइनस पी होगा, बाद वाला पॉइंट माइनस पहले वाला पॉइंट, ये वाला वेक्टर जो होगा दिस विल बी डबल ऑफ ये वाला वेक्टर। मतलब दिस वेक्टर का इस वेक्टर का लेंथ अगर 2 मंकी हुआ तो ये वाले वेक्टर का लेंथ 1 मंकी होगा। तो उसने वैसा किया है सॉल्व। और ये वाला वेक्टर कैसे लिखेंगे अपन, जी वेक्टर माइनस पी वेक्टर। और दूसरा वाला वेक्टर कैसे लिखेंगे, जीरो वेक्टर माइनस जी वेक्टर। ठीक है, तो वैसे भी आप कर सकते हो। आ तो जाना चाहिए, लेकिन आपका आंसर 2 आया क्या, उससे क्या आया आंसर? हाँ 2 टाइम्स करना पड़ेगा वैसे तो। वही मैंने गलती कर दी, मेरे को भी वही लगा क्या, जी माइनस पी दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स जीरो माइनस जी। तो जी माइनस पी, अरे ये 2 मंकी है तो 1 मंकी है ना, जो भी इसका वैल्यू होगा इसमें 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे ना। हाँ, दिस इज इक्वल टू माइनस 2g वेक्टर। तो ये आ जाएगा 3g वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर। आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, ये लो लिख दिया मैंने। ये भी अच्छा मेथड है बिल्कुल, क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि पैरेलल वेक्टर्स का कैसे इस्तेमाल कर रहे हो आप। इसका मतलब आप अगर ऐसे कर रहे हो तो आपके कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर है। ठीक है ना, ठीक है। अच्छा, इफ ए ओ बी इन ट्राइंगल ए ओ बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ओ बी एंड एफ डिवाइड्स बी ए, एफ डिवाइड्स बी ए in the ratio in the ratio 1:2। ठीक है, use vectors to prove that OP upon PF is equal to 3/2।
हाँ अरे करवा रहा हूँ, करवा रहा हूँ। पी क्या है? पी कुछ नहीं, यूज वेक्टर्स टू प्रूव दैट। ये प्रूव दैट लिखा है मेरे भाई, यहाँ पे है ना प्रूव दैट लिखा है। और अच्छा 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 अच्छा, समझ गया मैं आपकी दुविधा। टाइप मत करो, बता रहा हूँ। E is the midpoint and F divides this and this. Okay. लिखो where P is the point of intersection. P is the point of intersection P is the point of intersection of AE and OF. ठीक है। हाँ सबसे पहले तो देखिए ट्रायंगल AOB बना लो आप, है ना, ट्रायंगल AOB बना दो। अब देखो विवेक ने मेरे से बहुत ही खूबसूरत सवाल पूछा। विवेक ने क्या पूछा है कि O ओरिजिन नहीं है ना, O ओरिजिन तो नहीं है ना। बताता हूं मैं। पहली बात तो O ओरिजिन नहीं है, क्वेश्चन से तो अपने को साफ साफ पता चल रहा है। क्वेश्चन से तो क्लियरली पता चल रहा है कि O इज नॉट द ओरिजिन। O ओरिजिन नहीं है अगर, तो पहले तो देखो मैंने आपके सामने ये डायग्राम बनाया। अच्छा ये पॉइंट O लिया, ये A लिया, ये B लिया। फिर हमको बोला गया है कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ OB, तो OB का एकदम मिडिल पॉइंट ले लिया मैंने, E ले लेता हूं ऐसे। ठीक है। एंड F डिवाइड्स BA इन द रेशियो 1:2। BA को 1:2, अरे यार देखो आप लोग बहुत बड़ी गलती कर दोगे एग्जाम में नहीं देखोगे तो। F किसको डिवाइड कर रहा है? BA को 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो BA में कौन अल्फाबेट पहले आ रहा है? B आ रहा है ना पहले। तो B की तरफ 1 वाला रेशियो होगा, A की तरफ 2 वाला रेशियो होगा। BA मतलब यहां पर ये पॉइंट F इस तरह से होगा, F पॉइंट इस तरह से होगा कि ये वाला रेशियो जो B की तरफ वाला है वो 1 रहे और ये वाला रेशियो 2 रहे। ठीक है। अब AE पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन करता हूं, ठीक है, AE पॉइंट को अगर मैंने ज्वाइन किया, सॉरी, और OF पॉइंट को मैंने ज्वाइन किया, तो आपके पास जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है वो क्या आ रहा है? वो आ रहा है P। ठीक है। आपके पास जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है वो P आ रहा है, ऐसा क्वेश्चन में मैंने लास्ट लाइन में लिखा है। अब आपको बोला गया है कि OP मतलब ये वाला और PF मतलब ये वाला, ये दोनों डिस्टेंस का रेशियो आपको 3:2 प्रूव करना है। यू हैव टू प्रूव दैट दिस रेशियो इज 3:2। हम लोग वो चीज कर लेंगे। अभी विवेक ने मेरे से क्या बोला, विवेक ने मेरे से जो बोला उस बात को मैं थोड़ा सा दिमाग में रखता हूं। और मैंने आपसे जो टिप शेयर करी थी वो टिप क्या थी? whenever a triangle or a polygon is given, consider the position vector of their vertices। आप उनके वर्टाइसेस का पोजीशन वेक्टर खुद से मान ले। मतलब यहाँ पे अल्फाबेट ए लिखा है तो आप इसको ए वेक्टर से अज्यूम कर लो। ऐसे जरूरी नहीं कि अल्फाबेट के हिसाब से चलना है, बट थोड़ा अच्छा सुंदर दिखता है। यहाँ पर आप इस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को बी मान ले। मैं आपको 1000 बार बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ कि कभी भी आपने ट्रायंगल देखा, पैरेललोग्राम देखा, स्क्वायर देखा, कुछ भी देखा वेक्टर के क्वेश्चन में, तो आप उसके जो वर्टेक्स है उसके पोजीशन वेक्टर आप मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। और ये ओ है ना, इसका आप पोजीशन वेक्टर ओ वेक्टर भी मान सकते हो, या फिर इसको आप ओरिजिन मान लोगे तो भी क्या बिगड़ जाएगा? सोच के देखो ना,
क्या दिक्कत है, आप ओरिजिन मान लो, आपका काम आसान हो जाएगा। कम से कम एक पॉइंट तो अपने को पता चल गया। तो ये ओरिजिन गिवन नहीं है, बट आप किसी भी एक पॉइंट को, नॉट जस्ट दिस, आप इस पॉइंट को और इस पॉइंट को भी ओरिजिन मान सकते हो। आप याद करो फिजिक्स में अगर आपको पढ़ाया जाता था कि एक ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल का सेंटर ऑफ मास निकालना है, और आप उसको, उस ट्राइंगल में आपको लेंथ दिया जाता था, एक ट्राइंगुलर वुडन पीस है मान लो, और उसमें सारा लेंथ जो है वो आपको गिवन है, लेट अस से कि ये लेंथ 4 है, ये लेंथ 5 और ये लेंथ 2 है, आई डोंट नो क्या है। तो आप क्या करते थे, कि एक पॉइंट को आप ओरिजिन मान लेते थे, तो एक पॉइंट आपका 4,0 हो जाता था, है ना। बस एक और पॉइंट अगर आपने निकाल लिया ये वाला, तो आप सेंट्रॉइड का फॉर्मूला लगा के सेंटर ऑफ मास निकाल लिया करते थे। मैं तो ऐसे ही करता था, पता नहीं आप लोग करते हो या नहीं। मैं तो ऐसे ही करता था कि एक पॉइंट को हमेशा ओरिजिन मान लेता था, और दूसरा पॉइंट, दूसरी एक साइड को एक्स एक्सिस मान लेता था। तो ये वाला पॉइंट नॉर्मली 4,0 हो जाता था, तो दो कोऑर्डिनेट पता चल गए। थोड़ी मेहनत करके तीसरा भी निकाल लूंगा कोऑर्डिनेट, एंड देन आई विल गेट सेंट्रॉइड। x1 प्लस x2 प्लस x3, आपको अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से साइड्स दी जाएगी, ताकि आप कोऑर्डिनेट आराम से निकाल सके। तो है ना, उससे फायदा क्या होता था कि हम एक पॉइंट को ओरिजिन मान लेते थे ना, तो उससे ये फायदा होता था कि हमारा एक कोऑर्डिनेट अपने को पता ही चल जाता था। उसी तरह से मैं यहाँ पर भी करना चाहूंगा। तो आप ऊपर वाले क्वेश्चन में भी ये चीज कर सकते थे, यहाँ पर भी आप ये चीज लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। आप इस बी पॉइंट को ओरिजिन मान लेते, मेरे को कोई दिक्कत नहीं जाती, आपका आंसर और जल्दी आता और सेम आता। बट क्या फर्क पड़ता है, अपन ने चलो दे रहा है दुरुस्त है, यहाँ पे सीखा अपन ने। ठीक है, अब आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, मुझे पता है। पॉइंट एफ के कोऑर्डिनेट आप लिख सकते हो, कैसे लिखेंगे? अच्छा ठीक है, ट्राई करो ठीक है भाई, ट्राई कर लो। डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो तो मैं आज चालू नहीं करवा पाऊंगा, कल कर लेंगे चालू, कोई दिक्कत नहीं है। कल का लेक्चर जो, अच्छा कल सैटरडे है, कल लेक्चर नहीं होगा हमारा, ऐसे तो मैं रखवाना चाह रहा हूँ, लेकिन नहीं रखूंगा मैं कल लेक्चर। संडे को रखेंगे अपन लेक्चर, और संडे को हमारा लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होगा, लेंदी होगा, 2 ब्रेक्स रहेंगे उसमें। चलिए, तो अब अपन देखिए पॉइंट एफ का कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे। पॉइंट एफ का कोऑर्डिनेट सेक्शन फॉर्मूले से लिखेंगे भाई, 2 इंटू दूर वाला कोऑर्डिनेट और 1 इंटू दूर वाला कोऑर्डिनेट लिख डालो। तो 2 इंटू बी प्लस 1 इंटू ए अपॉन 2 प्लस 1 3 आ गया। पॉइंट एफ का कोऑर्डिनेट आ गया मेरे पास खटाक से। उसी तरह से ये मिड पॉइंट है, ई इज द मिड पॉइंट ना, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है आपको, ये मिड पॉइंट है, क्वेश्चन में हमें गिवन है। तो पॉइंट ई का कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे अपन, देखिए 0 प्लस बी बाई टू, तो सिंपली बी बाई टू लिख दूंगा ना मैं। 0 प्लस बी बाई टू, तो सिंपली बी वेक्टर बाई टू। कितना काम आसान हो गया मेरा। अगर मैं इसको सी मानता या कुछ और मानता, तो मेरे को सी प्लस बी बाई टू लिखना पड़ता है यहाँ पे, थोड़ा सा मुश्किल कैलकुलेशन हो जाता है मेरे लिए, मानता हूँ मैं इस बात को। ठीक है, अब क्या करें अपन इसमें। पॉइंट एफ का कोऑर्डिनेट लिखा मैंने, पॉइंट ई का कोऑर्डिनेट लिखा मैंने। मेरे को क्या करना है, मेरे को ये ओपी इज टू ओ एफ का रेशियो निकालना है। प्रूव दैट मतलब क्या निकालना ही है। तो ये इधर देखो देखो देखो, ये ओपी, ये कठिन क्वेश्चन है थोड़ा सा, बट मैं इसको आसान बनाने की कोशिश करता हूँ। ये ओपी और ये पीएफ, ओपी और पीएफ का रेशियो जो है वो अपने को निकालना है। ठीक है, ओपी और पीएफ का रेशियो निकालना है। तो मैंने आपको 10वीं कक्षा में, 10th क्लास में एक चीज हम आपको सिखाई थी, कि कभी भी रेशियो आपको निकालना होता है, ऐसे 11th में भी सिखाया था। तो आप रेशियो को क्या k:1 मान लिया करो, या λ:1 मान लिया करो, या μ:1 मान लिया करो, जो आपकी मर्जी है। समथिंग इज टू 1 मान लिया करो रेशियो को, है ना। तो ये वाले रेशियो को मैं λ:1 मान लेता हूँ। सही है, पक्का। तो क्या आप पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट लिख सकते हो? पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट फटाफट लिखकर बताओ मेरे को, कैसे लिखोगे। देखो देखो देखो, लैम्डा, एक मिनट यार,
हाँ, लैम्डा इंटू दूर वाला कोऑर्डिनेट प्लस 1 इंटू दूर वाला कोऑर्डिनेट, ऐसे लिखा जा सकता है ना, अपॉन लैम्डा प्लस 1 तो रहेगा ही रहेगा। तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट में ऐसा लिख सकता हूँ, लैम्डा इंटू एफ का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, देखो एफ का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 2b+3। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। लैम्डा इंटू दूर वाला कोऑर्डिनेट एफ, तो 2b+a/3 प्लस 1 इंटू 0, 1 इंटू 0 को 0 ही रहने दूं मैं, पक्का। अपॉन में क्या आ जाएगा, लैम्डा प्लस 1। ये आ गया पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट, पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर आ गया। आप पोजीशन वेक्टर से लाइन का इक्वेशन मत बनाओ, है ना अमर, लाइन की इक्वेशन कभी भी लिखने की कोशिश मत करो, कभी भी वेक्टर का क्वेश्चन आए तो, है ना। आप चाहे तो लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, बट 3 डायमेंशन में हमने अभी तक लाइन की इक्वेशन लिखी नहीं, क्योंकि 3 डायमेंशन में लाइन जो होती है उसकी इक्वेशन हम लिखेंगे, बाद में लिखेंगे, अभी नहीं लिखेंगे। और ऐसे आपका सवाल जो है उसका आंसर यस है, वी कैन राइट, बट इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, अगर मैं 1 इधर करता, हम्म, 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 ठीक है यार, थोड़ा सा मैं भी सोच रहा हूँ कि और आगे क्या करें अपन इसमें, लैम्डा टू 1 है ना, बिकॉज वी नीड लैम्डा, वी ऑफ कोर्स वी नीड लैम्डा, वी नीड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। एक अननोन है हमारे पास, बट थोड़ा फंस गए अपन इसमें। चलो एक काम करते हैं, ये ट्राई करते हैं कि ये जो ए ई लाइन है ना, इस ए ई लाइन का भी कुछ ना कुछ रेशो में एज्यूम कर लेता हूँ। तो आगे देखिएगा, थोड़ा सा मुश्किल पार्ट है इस क्वेश्चन का, बट लेट अस ओवरकम इट। ये एकदम बोर्ड एग्जाम में आ सकता है आपको, एकदम बिल्कुल। आप ऐसा मत सोचो कि बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। ये एपी जो है ना, ये वाला और ये पीई, इसका रेशो मैं μ:1 मान लेता हूँ। इसका भी रेशो में क्या मान लेता हूँ, μ:1 मान लेता हूँ, पक्का। तो आप पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट उस एपी के, अच्छा पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, ऐसे म्यू इंटू दूर वाला कोऑर्डिनेट b/2, म्यू इंटू b/2 प्लस 1 इंटू वेक्टर ए, 1 इंटू वेक्टर ए अपॉन μ+1। समझो इस चीज को, मैंने आपके लिए एक और चीज मुश्किल कर दी है वैसे तो। क्या मुश्किल करा वो भी मैं आपको बताता हूँ, कि मैंने बोला, मैंने ये बोला कि पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट मैंने दो तरह से लिख दिए। पहला तो मैंने क्या करा, λ:1 वाले रेशियो से लिख दिया पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट, ठीक है, आई वाज हैप्पी, बट मेरा लैम्डा का वैल्यू नहीं निकलता वैसे, तो मैंने एक और अननोन इंट्रोड्यूस करा म्यू, और ये वाला रेशियो μ:1 मान लिया, और फिर से पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट लिखा। अब यार है तो दोनों पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट, दिस इज ऑल्सो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, दिस इज ऑल्सो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। तो सर लेकिन आपको कैसे पता कि पीई और पीएफ इक्वल एक दूसरे के? कौन सा पीई और पीएफ, कौन सा? क्योंकि आपने उन दोनों का रेशियो सेम लिया है ना, अरे और हमने पी। कैसी बात कर रहे हो रिचा, देखो इधर, देखो मैं आपके सामने एकदम हट के चीज समझा रहा हूँ। आपके पास मान लो ये ए बी और सी है, एक लाइन है, और ये वाली लाइन है पी क्यू आर, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये वाली लेंथ जो है वो 4 है, और ये वाली लेंथ 2 है, ठीक है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये वाला रेशियो अपॉन ये वाला रेशियो क्या होगा? दूसरी बात, ये वाली लेंथ अगर मैं इसको 6 बोल देता हूँ और इसको 3 बोल देता हूँ, ठीक है, तो ऊपर बताइए रेशियो क्या आ रहा है, ए सी इज टू सी बी का, हाँ, ये रेशियो तो दोनों का सेम है, लेकिन आपने यहाँ पे कैसे अज्यूम किया कि यहाँ पे भी दोनों का रेशियो सेम होगा? नहीं, मैं किसी भी रेशियो को λ:1 और μ:1 ले सकता हूँ। रेशियो तो मैं कुछ भी अज्यूम कर सकता हूँ ना, मैंने आपको कितने बार बताया है कि रेशियो अगर मैंने λ:1 माना है तो लैम्डा का वैल्यू लास्ट में 3/2 आ जाएगा, तो असल में आपका रेशियो 3:2 आ जाएगा। समझ रहे हो, ये 1 तो मैं इसलिए लेता हूँ ताकि मेरे को एक वेरिएबल कम लेना पड़े। लेकिन यहाँ पे आपने पीई को भी 1 लिया, पीएफ को भी 1 लिया, एफपी का भी हाँ, रेशियो आपने 1 जो भी लिया। रेशियो, अगर मेरे को तीसरा रेशियो भी लेना पड़ेगा तो भी मैं इसको समथिंग/1 लूंगा। 1 लेने का मतलब ये नहीं कि, हाँ बोलो। लेकिन सर अगर आपने सबका 1 लिया तो सबका जो प्रोपोर्शनल। मैं तुमको जो चीज समझा रहा था वो तो तुमने सुनी नहीं।
अभी सुन लो जो चीज सर जो वो समझ गए सर नहीं नहीं कि नहीं, टू सुनो इज सुनो, टू वन दोनों का। एक मिनट समझो, नहीं समझी तुम समझती तो यहाँ तक बात ही नहीं करती ना। अभी देखो क्या है कि ये वाला रेशो जो 4/2 है कितना आएगा, 2:1, और ये वाला रेशो भी कितना आएगा, 2:1 आएगा। तो रेशो सेम होने का मतलब ये नहीं होता है कि ये लेंथ दोनों का 1 है, लेंथ तो कुछ भी हो सकता था। और दूसरी बात ये है कि आप अगर ये रेशो जो है ना, जैसे कि ये जो लैम ये एक्चुअल में जो ओपी इज टू पी एफ, ये वाला जो रेशो है ना, इसका आंसर लास्ट में 3/2 आएगा, क्योंकि वही प्रूफ करना है आपको। तो देखो अभी क्या करते थे हम लोग, 10th क्लास में भी हमने ऐसे क्वेश्चंस करे, 11th में भी करे। जब आपका रेशो ये वाला 3:2 आएगा ना, ये वाला रेशो 3:2 आएगा, तो एक्चुअल में आपने इसको, आपका मन क्या कर रहा होगा कि सर इसी को आप कुछ ऐसा मान लो A/B, ताकि मेरे 2 अननोन आ जाए, और इसको C/D मान लो। ऐसा मैं करता तो आपको अच्छा लगता है ना, कि सर बढ़िया है, अभी मेरे को कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन अभी मेरा क्वेश्चन अनसॉल्वेबल हो गया, क्योंकि मेरे पास 4 अननोन हो गए। 4 अननोन के लिए मेरे पास 4 इक्वेशन होनी चाहिए, मैं 2 से ज्यादा इक्वेशन बना ही नहीं सकता हूँ। खैर, तो मैंने क्या करा कि रेशो को A/B मानने की बजाय λ/1 मान लिया। कोई दिक्कत नहीं है। आपका पहले अगर आप C/D मानोगे, ना, तो आपका आंसर C का वैल्यू 3 आ जाएगा और D का वैल्यू 2 आ जाएगा। ठीक है, आएगा आपका आंसर। लेकिन अगर आप λ/1 मानते हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसको आपने 1 अज्यूम कर लिया, वो गलत है। आपका लैम्डा का वैल्यू इस बार 3/2 आ जाएगा, और ये रेशो जो होगा वो उस केस में क्या बन जाएगा, 3:2, ये 1 की जगह 2/2 लिख दिया है ना, 3:2 का रेशो बन जाएगा। तो आप ये वाला जो रेशो है इसको भी λ/1 मान सकते हो। और इसी क्वेश्चन में कोई दूसरा रेशो अगर अपने को अज्यूम करना ये वाला, तो इसको भी आप μ/1 मान लो। जरूरी नहीं कि आप ABCD लो, उससे आपका ही काम मुश्किल होगा। ये 1 से तो ठीक टेंशन है है। ना, ये 1 से टेंशन नहीं लो कि ये 1 क्या है, प्रोपोर्शन है वो तो। ठीक है, आपको लैम्डा का वैल्यू उस तरीके से, उस सजावट से मिल जाएगा कि आपका आंसर 3:2 आना था, तो वो 3:2 आ जाएगा। ये 1 जो है ना, इट इज इनसिग्निफिकेंट। अब देखो ना 1 कहाँ आ रहा है, फाइनल रेशियो में तो 2 ही आ रहा है, फाइनल रेशियो में तो 2 ही आ रहा है, 1 कहाँ आ रहा है। वो 1 तो मैंने कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए किया है। ठीक है, चलिए। तो मैंने इसीलिए देखो मैं क्या कर रहा था, मैं λ/1 कर रहा था ना, तो लैम्डा पर मेरा एक इक्वेशन आ जा रहा था। यार मैंने यहाँ कहाँ क्या लिखा था, सब मिट जाता है। 2B+A था ना, हाँ ओके। अब मैं क्या कर रहा था, मैं भूल गया, थोड़ा सा इनको रिगेन करने दो। हाँ याद आया, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट मैंने इस लाइन की मदद से या फिर इस रेशियो की मदद से लिखे, और पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट मैंने इस रेशियो की मदद से भी लिखे। और दोनों से जो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट आया, आई विल ट्राई टू इक्वेट देम। ये भी पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट, ये भी पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट, तो लेट अस इक्वेट देम। बोथ आर रिप्रेजेंटिंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेम पॉइंट, तो लेट अस इक्वेट देम। अच्छा, आपको कैसे चमकेगा कि एग्जाम में ऐसे करना है, मैं बताता हूँ। देखो एग्जाम में आपको ऐसे करना है या नहीं करना है, वो आपको पहली बात तो रेशो से चमक जाएगा। ये 2:1 दिया, तो आपको इतना तो पता चल जाएगा कि एफ को अपन लिख सकते हैं कुछ ना कुछ। और ये 1:1 दिया हो, तो मिड पॉइंट से अपन ई को भी लिख सकते हो। दूसरी बात, आपको और कोई तीसरा रेशो निकालना है, तो अज्यूम तो उसको आप λ/1 करोगे ही करोगे, जैसा अपन स्ट्रेट लाइन में क्या करते थे, λ/1 अज्यूम करते ही थे। तो यहाँ पर भी λ/1 अज्यूम कर लो। ये μ/1 जो है ना, वो थोड़ा सा आउट ऑफ द लीग है। μ/1 मैंने इसीलिए सोचा क्योंकि λ/1 से सिर्फ लैम्डा से काम नहीं हो रहा था, तो मैंने म्यू से भी काम चलाया। अब देखो दोनों को इक्वेट कर देता हूँ मैं, लैम्डा इंटू 2B+A/3 अपॉन λ+1। ठीक है, दिस इज इक्वल टू म्यू इंटू B/2 प्लस A अपॉन μ+1। एक काम करो आप, प्लीज़ आगे देखिएगा, थोड़ा खो जाओगे, वरना मैं यहाँ पे एलसीएम ले रहा हूँ ना, तो 2B/2 लिख रहा हूँ मैं, लाइक दिस। ठीक है ना, आई होप आपने देख लिया होगा, बाद में नहीं पूछना कि सर कैसे किया। एलसीएम लिया बस मैंने आरएचएस में। अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, एलएचएस में और आरएचएस में ए का कोएफिशिएंट और बी का कोएफिशिएंट सेम होगा, क्योंकि दोनों वेक्टर सेम है। ठीक है, बेसिकली एलएचएस में कुछ लिखा हुआ, आरएचएस में कुछ लिखा है वेक्टर फॉर्म में। बेसिकली दिस मस्ट बी रिप्रेजेंटिंग अ वेक्टर, दिस मस्ट बी रिप्रेजेंटिंग अ वेक्टर एज वेल, बट आई डोंट केयर कि ये कौन सा वेक्टर होगा, क्या होगा, जो भी होगा। इधर आई कैप के कुछ टर्म होंगे, इधर जे कैप के कैप के, सब जगह कुछ ना कुछ टर्म होंगे। तो एलएचएस आरएचएस इक्वल है, तो कोएफिशिएंट्स कैन बी कंपेयर्ड और कोएफिशिएंट कैन बी इक्वेटेड रादर, बिकॉज दे आर इक्वल ना। तो
कोएफिशिएंट ऑफ ए लिखते हैं अपन। अच्छा मैं सर वो म्यू बाहर आएगा ना उसके ब्रैकेट के। ये वाला हाँ नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, बराबर है। पक्का ना? वैसे हाँ तो हाँ बराबर है। लिखिए कोएफिशिएंट ऑफ वेक्टर ए का कोएफिशिएंट। हाँ थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे अपन, क्योंकि मैं जल्दबाजी में लिखूंगा, जल्दबाजी में मतलब टाइम बचा के लिखता हूँ मैं। कैसे? यहाँ पर ए वेक्टर का कोएफिशिएंट क्या होता है? a/3 इंटू लैम्डा। a/3 इंटू लैम्डा मतलब λ/3 LHS में, और ये नीचे का λ+1 भी है, वो तो लिखना ही लिखना है। तो नीचे का λ+1 तो रहेगा ही रहेगा, तो वो λ+1 को मैं ऐसे लिख देता हूँ, RHS। RHS में ए का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है? देखो ए का कोएफिशिएंट आ रहा है यहाँ पे 2/2। अरे आप इसको पूरा फैला के खोलना चाहो तो खोल दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं नहीं खोलने वाला, टाइम भी तो बचाना होता है अपने को। 2/2 और नीचे μ/1, μ+1, तो 2/2 तो 1 होता है, ए वेक्टर इंटू 1/μ+1 ऐसा रहा होगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ ए वेक्टर क्या रहा? 1/μ+1, 1/μ+1। अच्छा कोएफिशिएंट ऑफ बी भी देखते हैं अपन क्या रहा है। कोएफिशिएंट ऑफ वेक्टर बी, यहाँ ए वेक्टर लिखने की जरूरत नहीं है, ये लैम्डा और म्यू में एक रिश्ता आ गया, और नीचे लैम्डा और म्यू में दूसरा रिश्ता आ जाएगा। दो रिश्ते, दो अननोन, सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखेंगे यार। बी का कोएफिशिएंट क्या रहा है यहाँ से? 2/3 इंटू बाहर का लैम्डा और नीचे वाला λ+1, तो 2 λ/3 और नीचे वाला λ+1। ठीक है, RHS में देखते हैं बी का कोएफिशिएंट μ/2 और नीचे वाला μ+1, तो μ/2 और नीचे वाला μ+1 ऐसा आ जाएगा। ठीक है क्या? इसको मैं रिलेशन नंबर 2 बोल देता हूँ। तो दो इक्वेशंस, दो इक्वेशन सॉल्व किया जा सकता है। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल को कैसे सॉल्व करोगे? डिवाइड कर डालो ना दोनों को। क्वेश्चन नंबर, अच्छा इक्वेशन नंबर 1 और 2 को डिवाइड कर दो। 1 डिवाइडेड बाई 2, क्यों डिवाइड करोगे तो ये λ+1 कटेगा, μ+1 कटेगा, और यहाँ से तो लैम्डा और लैम्डा भी कट जाएगा, सिर्फ म्यू जिंदा रह जाएगा, म्यू का वैल्यू पता चल जाएगा अपने को। ठीक है, तो व्हेन यू विल डिवाइड 1 and 2 आपको क्या मिलेगा? LHS से देखो, ध्यान से देखना है ना, ये लैम्डा से ये लैम्डा कटेगा, ये λ+1 से ये λ+1 कटेगा, तो 1/3/2/3, 1/3/2/3 कितना हो जाएगा? 1/3/2/3 विल बी 1/3 इंटू 3/2 LHS। RHS क्या हो जाएगा? ये μ+1 कटेगा, तो 1/μ+2, दिस विल बी 2/μ, 1/μ+2 विल बी 2/μ। ठीक है ना? अरे रेसिप्रोकल आता है ना आपको, करते हैं। 3 से 3 काट देंगे अपन, तो म्यू का वैल्यू यहाँ से आपके पास 4 आ जाएगा। हालांकि अपने को म्यू का वैल्यू नहीं चाहिए था, हमको तो लैम्डा चाहिए, और लैम्डा का वैल्यू हमें क्या चाहिए? 3/2 चाहिए। ठीक है, जो कि ऋचा का डाउट है वो क्लियर कर देगा अगर 3/2 आता है तो म्यू का वैल्यू 4 आया। तो आप देखो ऋचा, ये रेशो कितना हो जाएगा पता है आपको? दिस विल बी 4:1। मान लो म्यू का वैल्यू 4/3 आता, मान लो, तो ये रेशो कितना हो जाता? 4:3 हो जाता। तो फिर ये 1 का सिग्निफिकेंस हट जाता वैसे भी। हाँ लेकिन 1 की वजह से कैलकुलेशन हमारी आसान हुई है। ठीक है, अच्छा ये म्यू का वैल्यू आप कहीं पे भी पुट कर दो, पुट इट इन इक्वेशन नंबर 1 और 2। मैं 1 में पुट कर देता हूँ, तो इसको आप पुट कर दीजिए 1 में। तो 1 में म्यू का वैल्यू यहाँ पर डालेंगे तो 4+1 कितना हो जाएगा? 5, मतलब RHS इज 1/5। RHS इज 1/5। एक मिनट है ना, एक मिनट रुकिए। हाँ ठीक है, सही कर रहा हूँ। RHS इज 1/5 और LHS कितना है? LHS है λ/3 λ+1, तो λ/3 टाइम्स ऑफ λ+1। 5 λ इज इक्वल टू 3 λ+3, तो 2 λ इज इक्वल टू 3। ठीक है,
2 लैम्डा प्लस, तो लैम्डा का वैल्यू हो जाएगा 3/2। लैम्डा इज इक्वल टू 3/2 आपका फाइनल आंसर है। आया, वही आंसर आया ना। देखो लैम्डा का वैल्यू 3/2 का मतलब क्या है कि जो रेशियो रहा होगा वो क्या रहा होगा, ये 3/1, 3/2:1। और बचपन में आपको मैडम ने सिखाया होगा कि ऐसे रेशियो को अपन कैसे सिंप्लीफाई करते, ये 1 को अपन 2/2 लिखते और डिनोमिनेटर को इग्नोर कर दिया करते थे। तो आ गया रेशियो 3:2, वही आपको प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। ये क्वेश्चन को मैं एक्सट्रीमली डिफिकल्ट की कैटेगरी में डाल सकता हूँ आराम से, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन हमारे लिए लर्निंग फेज में था। हम लोगों ने इसमें क्या सीखा कि बहुत सारे सेक्शन फॉर्मूला एक साथ एक ही ट्रायंगल के अंदर लगाओ तो डरना नहीं है। दूसरी बात, कोई रेशियो अगर आपको निकालना हो तो क्या उसको λ/1 एज्यूम कर लो, ठीक है। और मैंने यहाँ पे दूसरा रेशियो भी एज्यूम करा तो उसको μ/1 एज्यूम कर लिया। अच्छा, सर फिर हम ऐसे बोल सकते हैं ना कि वो जो 1 है, दोनों का 1, वो एक दूसरे से रिलेटेड है ही नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं है, दे आर नॉट रिलेटेड, वही तो मैं बोल रहा था। वो बस म्यू और 1 से ही रिलेटेड है एक दूसरे को। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, मैं तुमको ठीक यहाँ है पर सर। जो 4 और 2 वाला बता रहे थे ना, मैं आपको यही लेसन हाँ बता सर। रहा था कि 6 और 3, यहाँ पर भी 2:1 रेशियो आता है, यहाँ पे भी 2:1 आता है। ये वाला 1 और ये वाला 1 अलग अलग है ना, उनका कोई आपस में रिलेशन नहीं है, और ना ही वो लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज जस्ट रिप्रेजेंटिंग द प्रोपोर्शन, ठीक है। अच्छा, आपका होमवर्क जो रहेगा दैट विल बी एक्सरसाइज 10.1 एंड 10.2 ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है। हाँ, दूसरी बात ये भी है कि अगर 10.2 देख लेने दो यार मुझे, हाँ बिल्कुल, आप नहीं नहीं 10.2 मत करना, 10.2 आप कल कर पाओगे। 10.1 तो वैसे भी ओरल है, तो इसको आप 5-10 मिनट में कर लेना, सोते सोते करना आराम से। अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम नॉट गिविंग यू एनी होमवर्क रिगार्डिंग वेक्टर अलजेब्रा, क्योंकि कल अपना जो मेन लेक्चर होगा दैट विल बी ऑन डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो, और फिर क्रैमर्स रूल आप रिवाइज करके आएंगे कल। क्रैमर्स रूल ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ा था ना अपन ने, क्रैमर रूल, वो रिवाइज करके आओगे। थोड़ा सा भी अगर आपको क्रैमर्स रूल में कंफ्यूजन होता है या भूल जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो जाकर रिवीजन वीडियो देख लेना, ठीक है। रिवीजन वीडियो मतलब वीडियो ही देख लेना फटाफट फास्ट में, तो आपको याद आ जाएगा। क्रैमर्स रूल पे मैं एक टेस्ट रखूंगा इंटीग्रेशन के टेस्ट के बाद, और क्रैमर्स रूल का यूज़ कल आएगा, तो 10.1 कर लेना आप। और एरिया अंडर द कर्व तो कर ही चुके, डिफरेंशियल इक्वेशन को आप कंटिन्यू करते रहो। वैसे तो सबने ही होमवर्क भेज दिया है अपने को, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। संडे देर विल बी एक्स्ट्रा क्लास, सो आई विल मीट यू ऑन संडे। टाइमिंग्स जो है वो ग्रुप पे डाल दी जाएगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय एवरीवन, थैंक यू। सर कल का